नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन और स्टीम नोजल एंड टरबाइन से जो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका टॉप 100 क्वेश्चन का ये मैंने एक कलेक्शन बनाया हूँ। आई थिंक ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं मेरे जितने भी जो वीडियो हैं वीडियो को शेयर करें। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन क्लॉक। ठीक है, क्लॉक में आपको पता होगा कि जो किस टाइप का गियर ट्रेन यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें इसका सही आंसर होगा वो रिवर्टेड गियर ट्रेन होता है। अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप का गियर ट्रेन का यूज होता है। ज़्यादातर एग्जाम में जो गियर ट्रेन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे फोटो में दिखा दिया हूँ। देखिए, गियर ट्रेन की बात करें तो ये आपका जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट गियर है। ठीक है, ये जो फर्स्ट गियर जो है वो आपको सेकंड से कनेक्टेड है। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला जो फर्स्ट है ये सेकंड से कनेक्टेड है। फर्स्ट एंड फोर्थ ये मेरा इनपुट हुआ, अगर ये मेरा इनपुट हुआ और ये ही मेरा आउटपुट है, ये मेरा आउटपुट है। देखिए ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये डॉट डॉट दिखा दे रहा है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट जो है आपको ये रेड वाला से कनेक्टेड है, ये जो इनपुट है रेड वाला से कनेक्टेड है। और आपको जो ये जो है आपको जिसको हम बोले कि आपका जो वन जो है आपको किससे कनेक्टेड है, तो टू से कनेक्टेड है। टू यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये रेड है। और जो थ्री है बड़ा वाला ये फोर से कनेक्टेड है। मतलब ये कह सकते हैं कि रिवर्टेड गियर ट्रेन जो होता है उसमें आपको इनपुट और आउटपुट, देखिए इनपुट और आउटपुट का एक्सिस जो होगा कोएक्सियल होगा। तो बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि द गियर ट्रेन इन विच इनपुट एंड आउटपुट एक्सिस आर कोएक्सियल, विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज दिस इज। तो आपको कौन सा हो जाएगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन में आप समझिएगा इसका यूज क्लॉक में किया जाता है, बाच जो है उसमें यूज किया जाता है रिवर्टेड गियर ट्रेन का। आगे का कुछ देख लेते हैं। देखिए ये आपको जो फिगर में दिखाया गया है ये है सन एंड प्लैनेट गियर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सन एंड प्लैनेट गियर। ठीक है, सन एंड प्लैनेट गियर से आपको पता ही चल रहा होगा कि इसका जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम लोग सन कहते हैं। आपको पता होगा कि सन जो है सन के चारों तरफ प्लैनेट चक्कर लगाता है, यहाँ भी वही है। एक जो मिडिल वाला पोर्शन है इसको हम लोग सन गियर बोलेंगे, और इसके चारों तरफ ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट गियर। ये जो आपका प्लैनेट गियर है क्योंकि ये जो है सन के थ्रू, और ये जो आपको वार वाला है ये आपको इंटरनल गियर है। ये जो इसको हम बोलते हैं रिंग गियर भी बोल सकते हैं, इसको रिंग गियर के नाम से जाना जाता है। इंटरनल गियर हो गया। इंटरनल ये चलता बोला है कि इनसाइड इसका टीथ है। अगला जो होता है डिफरेंशियल गियर। देखिए डिफरेंशियल गियर की बात करते हैं। देखिए डिफरेंशियल गियर का यूज जो किया जाता है वो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप जानते हो कि जो रियर व्हील जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये चक्का है और एक यहाँ पे एक चक्का, ये चक्का है, व्हील्स है। अगर हमको कहीं पे इस टाइप से रोटेट करना है, अगर रोटेट करना है तो देखो एक का स्पीड को है इनसाइड का स्पीड कम करना होगा या इसका स्पीड जो होगा। देखिए इस केस में अगर रेडियस होकर देखिएगा तो इसका वेलोसिटी जो होगा बीच कल टू आर ओमेगा। ओमेगा तो सेम होगा, तो आर इसका क्या होगा, आर इसका बड़ा हो जाएगा, इसका आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप सोचिए कि इसका आर बड़ा है, आपको जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वी इंटू आर ओमेगा हो गया। आर आपको इसका बड़ा है तो इसका तो वेलोसिटी ज्यादा हो गया। अब इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम रहेगा, तो अगर दोनों का वेलोसिटी आगे पीछे रहेगा तो ये क्या होगा, टर्न करते समय गिरने का चांस रहेगा। तो इसीलिए सेम वेलोसिटी को डिफरेंशियल गियर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है रोटेटिंग शाफ्ट है। अब ये जब रोटेट करेगा तो क्या होगा कि इसका ये जो आपको है गियर है, ये मेरा पिनियन है। ठीक है, ये गियर को एक चक्कर से, देखिए इसका डायमीटर ज्यादा है, इसको एक चक्कर रोटेट करने में, यहाँ पे देखिए ये जो आपको गियर जो है इसका स्मॉल गियर है, तो ये एक चक्कर रोटेट करेगा, इतना में ये बहुत सारे चक्कर रोटेट कर जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि हमको अगर दोनों का स्पीड कम करना है, इधर का स्पीड इधर का स्पीड कम करना है, इधर का स्पीड बढ़ाना है, मतलब स्पीड डिफरेंस करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल गियर का यूज करते हैं। कैसे होता है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम रोटेट करेंगे ये वाला जो शाफ्ट होगा इसमें स्पीड क्या होगा, कम होगा, लेकिन ये स्पीड में क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा, इसका ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा का वैल्यू ज्यादा है तो दोनों में फिर कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यही चलते जब टर्न करते समय
इसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल गियर का। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिफरेंशियल गियर का यूज होता होगा, यूज होता है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये है कि इन केस ऑफ एन इनवॉल्व टूथ गियर, इनवॉल्व स्टार्ट फ्रॉम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं, बहुत एग्जाम में ये पूछे गए हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईएससी का भी क्वेश्चन है, ये जेई में भी पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछ रहा है क्या, इन केस ऑफ इनवॉल्व टूथ गियर, देखिए आपको इनवॉल्व टूथ गियर आपको यहाँ दिखाया गया है। इनवॉल्व स्टार्ट फ्रॉम अडेंडम सर्कल, रिडेंडम सर्कल, पीस सर्कल और बेस सर्कल। तो देखिए फिगर से आपको समझने की कोशिश की, जिसके जो टॉप ऑफ द टूथ से हम सर्कल जो बनाते हैं, ये मेरा अडेंडम सर्कल हुआ, ये मेरा क्या हुआ, अडेंडम सर्कल हुआ, ठीक है। और बॉटम में जो होता है ये आपको डिडेंडम सर्कल बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो मिडिल पोर्शन में जो है, जिसमें प्योर रोलिंग मोशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये जो मेरा जो आपको इन्वॉल्व टीथ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ये पॉइंट कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है आपको बेस सर्कल पे है। कहाँ पे है, बेस सर्कल पे है। तो यही पूछ रहा है कि इन्वॉल्व टूथ गियर में, इन्वॉल्व टूथ गियर में इन्वॉल्व कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इन्वॉल्व जो स्टार्ट होता है बेस से होता है, बेस सर्कल से होता है। बेस सर्कल के ऊपर जो होता है आपको ये पिच सर्कल हो गया, ये टॉप जो हो गया आपको, ये टॉप जो होता है अडेंडम सर्कल हो गया। अब इसका कुछ नोमेनक्लेचर को हम लोग जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो चलिए इसका कुछ कुछ नोमेनक्लेचर में आप बता देते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, डिडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल, बेस सर्कल एंड पिच सर्कल, इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसका जो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो टॉप का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये मेरा टॉप लैंड है, इसको बोलते हैं टॉप लैंड, ठीक है। ये मेरा टॉप लैंड है। और यहां से यहां तक जो ये जो थिकनेस यहां से यहां तक जो होगा, यहां से यहां तक जो बिड्थ होगा, ये से यहां मेरा बिड्थ होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फेस बिड्थ। क्या बोलते हैं, फेस बिड्थ। मतलब ये जो यहां से यहां तक जो बिड्थ हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं फेस बिड्थ। इतना समझ में आ रहा होगा। टॉप पोर्शन इसको बोलते हैं टॉप लैंड। इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जाता है, एक मिनट, हाँ, ये जो आपका जो ये जो पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन यहां से लेकर के ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस, वर्किंग फेस बोलते हैं, इसको अडेंडम फ्लैंक भी नाम जाता है। और इसका जो लोअर पोर्शन आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक, इसको बोला जाता है फ्लैंक। और ये जो आपका जो है फेस है। तो जब भी कोई भी टीथ कांटेक्ट में आता है, तो यही फेस के साथ कांटेक्ट में आता है। ये जो आपका जो फेस दिखाई दे रहा है ना, इसी के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा फेस हो गया, ये अपर पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, मेरा क्या हो गया, फेस हो गया। यही हम आपको बताए हैं, यहाँ से अपर, इसी को हम लोग वर्किंग डेप्थ भी जानेंगे। ये जो आपका जो होगा, यही जो यहाँ पे जो होगा वर्किंग, जब दो व्हील कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये आपको फेस हो जाएगा, फेस के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। ये जो निचला पोर्शन जो होता है, इसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। अब इसमें कुछ और पोर्शन है, वर्किंग डेप्थ के बारे में पूछा जाता है। तो वर्किंग डेप्थ का मतलब ये हो गया टॉप अडेंडम सर्कल, अडेंडम सर्कल से ले करके जो क्लियरेंस, जो यहाँ पे जो क्लियरेंस दिया हुआ है, ये क्लियरेंस, ये जो क्लियरेंस जो दिया हुआ है, क्लियरेंस सर्कल तक, ये जो टोटल जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। आपको कहा देगा द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन, याद नहीं रखना, समझना है। देखिए टॉप से बॉटम तक, बॉटम में कहा क्लियरेंस तक, डिडेंडम तक नहीं, ये हो गया वर्किंग डेप्थ। होल डेप्थ कहेंगे तो ये डिडेंडम सर्कल, ये एकदम सबसे नीचे वाला सर्कल जो होगा वो डिडेंडम सर्कल होगा। तो डिडेंडम सर्कल से टोटल अडेंडम सर्कल का डिस्टेंस को हम लोग होल डेप्थ कहते हैं, पूरा का पूरा डेप्थ। वर्किंग डेप्थ जो कहेंगे, वर्किंग डेप्थ कहेंगे क्लियरेंस, ये जो आपको ये पोर्शन जो स्टार्ट हुआ है, यहां से फिर से बता दे रहे हैं। वर्किंग डेप्थ की बात करते हैं तो वर्किंग डेप्थ कहां से कहां तक, देखिए वर्किंग डेप्थ जो हो गया आपको, ये जो क्लियरेंस हो गया, जहां से ये स्टार्ट हुआ है, टीथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक के अडेंडम का जो पूरा रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, वो वर्किंग डेप्थ हो गया। आपको बोलेगा अडेंडम का मतलब क्या हुआ, तो अडेंडम जो हो जाएगा आपको पिच सर्कल, ये मेरा पिच सर्कल है, पिच सर्कल से रेडियल डिस्टेंस आपको कहां तक, अडेंडम तक को अडेंडम सर्कल बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। और आपको पिच सर्कल से बिलो रेडियल डिस्टेंस जो होगा अप टू क्लियरेंस तक, यदि अप टू डिडेंडम सर्कल तक, ये आपको डिडेंडम हो जाएगा। तो अडेंडम डिडेंडम आपको समझ में आया होगा। अब आपको बहुत सारे एग्जाम में जो अडेंडम जो होता है ना,
अडेंडम जो होता है 1 मॉड्यूल के बराबर होता है। 1 मॉड्यूल, आगे बताएंगे मॉड्यूल क्या होता है। ठीक है, अगर डिडेंडम की बात करें तो डिडेंडम जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। डिडेंडम आपको पूछ देगा कि अगर किसी भी गियर इन्वॉल्यूट गियर टूथ में अडेंडम इक्वल टू डिडेंडम, नहीं। डिडेंडम जो होता है बाबू वो होता है 1.157 मॉड्यूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अडेंडम जो होता है 1 मॉड्यूल के बराबर होता है, लेकिन यही 1.157 क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरेंस भी होते हैं ना, यही क्लियरेंस इसमें ऐड हो जाता है। तो ये क्लियरेंस अगर पूछ दिया जाए कि इन्वॉल्यूट टिथ में क्लियरेंस जो होता है ज्यादातर वो 0.157 मॉड्यूल होता है, एम होता है। देखो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल जान लेते हैं। मॉड्यूल जो होता है ना वो रेशियो डिफाइन होता है। मॉड्यूल जो होता है पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ, डी/टी मॉड्यूल होता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका पिच सर्कल डायमीटर कितना होगा और उसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है। अगर मान लीजिए एक गियर है तो इसका डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर कितना रहा होगा, इसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है, ये आपको मॉड्यूल बताता है। तो एम इक्वल टू डी/टी होता है। अब इसी में एक और होता है सर्कुलर पिच। देखिए सर्कुलर पिच के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं ये, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही। हम ये चलते एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पूरा चीज कि जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको वीडियो देख के ही सब समझ में आ जाए। सर्कुलर पिच का मतलब क्या होगा, आपको पूछेगा कि डिस्टेंस बिटवीन, देखिए पिच सर्कल पे आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरा पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल पे ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक डिस्टेंस है। इसका जो डिस्टेंस जो है वन टूथ, देखिए इसका वन टूथ का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के आपको नेक्स्ट टूथ का स्टार्टिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच जो होता है बाबू, सर्कुलर पिच जो बराबर होता है पाई डी/टी। सर्कुलर पिच जो होता है पाई डी/टी। सर्कुलर पिच जो होता है वो होता है पाई डी/टी। क्या होता है? पाई डी/टी, या भी कह सकते हैं पाई इंटू मॉड्यूल। आपको पता है क्या मॉड्यूल क्या होता है? डी/टी होता है, पाई डी/टी। अगला एक होता है डायमीटरल पिच। डायमीटरल पिच ये बहुत, ये सब इंपॉर्टेंट ये चलते हो जाता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि डायमीटरल पिच किसके बराबर क्या होता है। आपको नंबर ऑफ टीथ डिवाइडेड टी, जो पिच डायमीटर जो होगा वो आपको डायमीटरल पिच होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये किसका उल्टा है भाई? मॉड्यूल का उल्टा है। मतलब डायमीटरल पिच जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मॉड्यूल का होगा। तो कभी कभी पूछ देता है कि, कभी कभी पूछ देता है आपको कि डायमीटरल पिच और मॉड्यूल का जो मल्टीप्लीकेशन जो होता है क्या होता है। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अगर डायमीटरल पिच जो होता है टी/डी और मॉड्यूल जो होता है डी/टी है, दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को गुना करने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी से डी कट गया, टी से टी कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको पूछ देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटरल पिच इनटू मॉड्यूल इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यही आपको पूछ देगा कि प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच इनटू डायमीटरल पिच, इनटू डायमीटरल पिच कितना होगा, तो देखिए डायमीटरल पिच क्या होता है? टी/डी होता है, तो टी/डी, टी से टी कैंसिल हो गया, डी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीटरल पिच इक्वल टू पाई 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। इतना समझ में आया होगा। हम क्या समझाए? हम आपको बताए क्या? अडेंडम बता दिए, होल डेप्थ बता दिए, वर्किंग डेप्थ बता दिए, फेस बता दिए, आपको टॉप लाइन बता दिए, आपको फेस विड्थ बता दिए। अब एक आता है टूथ स्पेस। देखिए टूथ थिकनेस, देखिए ये जो आपको यहां से यहां तक जो थिकनेस जो आपको पिच सर्कल पे, देखिए पूरा का पूरा पिच सर्कल पे ये जो थिकनेस जो है आपको टूथ थिकनेस कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें विड्थ स्पेस का, तो दो जो गैप होगा, गैप बिटवीन टू टीथ, ये आपको विड्थ स्पेस हो जाएगा। देखिए यहां से यहां तक आपको ये विड्थ स्पेस दिखाया गया है। इतना समझ में आया होगा। चलिए इससे क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको हम समझा दिए, तो इससे जो भी क्वेश्चन होगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ द इन्वॉल्यूट स्टार्ट फ्रॉम बेस सर्कल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेस सर्कल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया बाबू? बेस सर्कल। क्यों? क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा था, तो देखिए बेस सर्कल से ये इन्वॉल्यूट, यहाँ से ये बेस सर्कल से इन्वॉल्यूट स्टार्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में अब आता है कि टाइप्स ऑफ गियर। देखिए हम टाइप्स ऑफ गियर का थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन ये देख लेते हैं। कह रहा है क्या? द वर्किंग सरफेस, द वर्किंग सरफेस एबव द पिच सरफेस ऑफ द गियर टूथ इज टर्म्ड एज। मैंने अभी बताया था कि ये जो वर्किंग सरफेस एबव द टूथ, मैंने बताया कि ये जो होता है ये टूथ का पोर्शन हुआ। मैंने बोला था कि ये जो वर्किंग सरफेस यही कॉन्टेक्ट में आता है
नीचे इस टाइप से रहता है, तिथि ही रहता है ना, ये हो गया, एक यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोले थे, अपर पोर्शन क्या बोले थे, ये आपको क्या हो जाएगा, फेस हो गया। क्या हो गया, फेस। अभी मैंने बताया है कि वर्किंग सरफेस एबव द पिच सरफेस, ये मेरा पिच सरफेस हुआ, पिच सरफेस से एबव जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा फेस कहलाएगा। पिच सरफेस से बिलो मैंने बताया था क्या हो गया, फ्लैंक होगा। तो इसका आंसर सही क्या हो गया, फेस हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो गया, फेस हो गया। चलिए अगला कह रहा है, देखिए अब गियर बॉक्स का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो गियर बॉक्स का क्लासिफिकेशन थोड़ा आप जान लीजिए। टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गियर की बात करते हैं, तो इसमें दो तरीका से डिवाइड किया जाता है। एक होता है अगर इसका एक्सिस, दो गियर बॉक्स का एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। में दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है ये ध्यान दीजिएगा। पैरेलल गियर बॉक्स में आपको दो टाइप का होता है, एक होता है आपको स्पर गियर और दूसरा होता है हेलिकल गियर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पर गियर, स्पर गियर, और दूसरा जो होता है क्या, हेलिकल गियर। क्योंकि ये दोनों का जो एक्सिस जो होगा ना वो पैरेलल होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको ये स्पर गियर दिखाया गया है, इसका एक्सिस देखिएगा, इसका एक्सिस ये है, ठीक है, इसका सॉफ्ट एक्सिस क्या होगा, ये होगा। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जब ये इसका एक्सिस पैरेलल एक दूसरे से है तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल क्लासिफिकेशन में आता है पैरेलल शाफ्ट। अगर पैरेलल शाफ्ट है तो आपको स्पर गियर है। दूसरा हेलिकल गियर, हेलिकल गियर में देखिए ये भी हेलिकल गियर है। हेलिकल गियर में देखिए ये और ये शाफ्ट जो है दोनों क्या है, पैरेलल है। ये हो जाएगा पैरेलल गियर के अंतर्गत आता आएगा। आप जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए ये दोनों डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे स्पर गियर में क्या होता है ना, जो तीथ जो होता है ना, ये जो तीथ जो होता है स्ट्रेट होता है, ये एंगल पे नहीं होता है। लेकिन आप इसमें देखिएगा हेलिकल गियर में, हेलिकल गियर में क्या है, एंगल पे है, ये एंगल पे है। देखिए ये सब एंगल पे है, अगर एंगल पे तीथ है तो हेलिकल गियर होगा। और अगर आपको स्पर गियर में आपको तीथ जो होता है स्ट्रेट होता है, क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो मैंने बता दिया क्या, गियर बॉक्स में पहला होगा पैरेलल शाफ्ट, दूसरा जो होता है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। देखिए दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, या तो क्या होगा, पैरेलल रहेगा, या तो शाफ्ट क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर आपको इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को हम लोग अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसमें एक पहला जो होता है बीवेल गियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेवेल गियर। अब बेवेल गियर में भी आपको अलग अलग होता है, स्ट्रेट हो सकता है, रेडियल हो सकता है। देखिए क्या होता है बेवेल गियर में, बेवेल गियर में क्या होता है कि आपको अगर ये है, आपको यहाँ पे ही एक इस टाइप से रहेगा, मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्स का एक्सिस जो कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा, या तो 90 डिग्री पे कट करेगा या किसी एंगल पे कट करेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है तो बेवल गियर होगा। बेवल गियर में भी आपको अलग अलग गियर बॉक्स होगा, क्यों, क्योंकि या तो तीथ इसका जो होगा स्ट्रेट रहेगा या तो तीथ एंगल पे रहेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये आपको इंटरसेक्टिंग है तो बेवल गियर में आ जाएंगे, ऑप्लेनेटरी है तो बेवल गियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोल देगा कि वो ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, उस केस को हम लोग बोलते हैं स्पाइरल गियर, पेयर ऑफ स्पाइरल। यही पूछ रहा है कि व्हेन टू शाफ्ट्स आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग पावर कैन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग ए पेयर ऑफ स्पाइरल गियर। तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो पैरेलल होता है, हेलिकल गियर में पैरेलल होता है, यहाँ तो पैरेलल नहीं बोला, ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है। होल्डहाम कपली तो अलग चीज होता है, तो ज्वाइंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ स्पाइरल गियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ स्पाइरल गियर। क्यों, देखिए ये आपका स्पाइरल गियर है, स्पाइरल गियर में देखिए इसका एक्सिस इस साइड में है, इसका एक्सिस इस साइड में है, नीचे है, ये कहीं दूसरे से कट करेगा, नहीं करेगा, अलग अलग प्लेन में है। आपको देखिए कि ये इधर जा रहा है, ये ऊपर से इधर जा रहा है, कहीं नहीं कट करेगा, नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल गियर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कह दिया जाए कि नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग, तो किस टाइप का गियर होगा, तो हो जाएगा आपको ये स्पाइरल गियर हो जाएगा बाबू। कौन सा हो जाएगा, स्पाइरल गियर। देखिए इसमें स्पाइरल टाइप का टीथ बना हुआ है, क्या हो गया, स्पाइरल गियर। ये एक तरह से जो होता है ना, ये एक तरह से बीवेल गियर का ही पार्ट होता है, बेवल गियर का ही टाइप होता है, ठीक है, बेवल गियर जैसा ही होता है। अब इसी में अगर 90 डिग्री पे अगर कट कर देता, यहाँ पे 90 आगे बताते हैं क्लासिफिकेशन में, तो मीटर गियर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कॉमन कॉन्टेक्ट रेशियो स्पर और पिनियन के बीच में कॉमन कॉन्टेक्ट रेशियो कितना होता है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कॉमन कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है स्पर गियर में कॉमन कॉन्टेक्ट रेशियो कितना होता है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है 2 से 3 के बीच में।
आप तो पहले ही जान लीजिए कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। कॉन्टेक्ट रेशियो जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। कॉन्टेक्ट रेशियो होता क्या है हम ये जान लेते हैं। तो कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है वो होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड सर्कुलर पिच, डिवाइडेड सर्कुलर पिच, ये मेरा क्या होता है कॉन्टेक्ट रेशियो होता है। देखिए ये सब फॉर्मूला से क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं तो याद रखिएगा। कॉन्टेक्ट रेशियो जो होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड सर्कुलर पिच। देखिए एक से ज्यादा क्यों होना चाहिए। देखिए आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब है कि अगर कोई एक व्हील, मान लीजिए एक गियर बॉक्स है, मान सॉरी एक गियर है और एक पिनियन है, इसका कॉन्टेक्ट में हमेशा रहना चाहिए। अगर एक से ज्यादा होगा इसका मतलब ये कह रहा है कि पहला गियर का जो तीत होगा पिनियन के तीत से हमेशा वो कॉन्टेक्ट में रहेगा, तभी वो कंटिन्यूअस मोशन करेगा। यही होता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट। यही चलते ज्यादा होना चाहिए, मतलब आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट का जो लेंथ होना चाहिए सर्कुलर पिच से ज्यादा होना चाहिए। इसका जो सर्कुलर पिच का जो लेंथ है इससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब देर तक अगर वो कॉन्टेक्ट में रहेगा तो आपको कंटिन्यूअस मोशन होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। टीथ का कनेक्शन आपको लास्ट तक होना चाहिए। तो यही चलते सर्कुलर पिच हमेशा जो होगा कम होगा आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट से। ये हो गया प्रैक्टिकली आप समझ गए। लेकिन फॉर्मूला से भी आप देखेंगे आपको आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट आपको पता होगा। आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट पूछ देता है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट डिवाइडेड cos फाई, यही जो होता है आपको आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो इसका जो अस्पर पिनियन गियर में जनरली जो होता है वो आपको 2 and 3 होता है, याद रखिएगा। ये तो ये ध्यान दीजिएगा एक से ज्यादा होता है। अस्पर पिनियन गियर है तो उसका 2 and 3 होगा। गियरिंग कॉन्टेक्ट जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए गियर का जो कॉन्टेक्ट होता है तो मैंने बोला क्या कि जब पिच सर्कल के अकॉर्डिंग जब टच करता है, पहली बार टच करता है तो वहां पे जो होगा वो रोलिंग होगा। उसके बाद जैसे ही मूवमेंट होगा तो देखते हैं कि टीथ क्या होता है स्लाइड करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ओनली रोलिंग एट पिच पॉइंट एंड स्लाइडिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एंड ओनली रोलिंग एट पिच पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो गया स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एंड ओनली रोलिंग एट पिच पॉइंट। चलिए आगे इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या है। तो मैंने क्या क्या बता दिया, गियर्स का क्लासिफिकेशन बता दिया। देखिए गियर का क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किए जाते हैं, जैसे स्पीड बेसिस पे भी किए जाते हैं। ये भी थोड़ा जान लीजिए कि अगर स्पीड बेसिस पे अगर हम करें तो कितने टाइप में होता है, तो 3 टाइप का। अगर आपको बोल दिया जाए क्या कि हाई स्पीड हो सकता है, लो वेलोसिटी गियर हो सकता है, लो वेलोसिटी गियर टाइप्स ऑफ गियर में लो वेलोसिटी गियर होता है। तो लो वेलोसिटी गियर जो होता है बाबू 0 से 3 मीटर पर सेकंड के करीब इसका वेलोसिटी है, तो लो स्पीड होगा। अगर मीडियम स्पीड का दिया, मीडियम का दिया तो मीडियम में आपको 3 से 5 मीटर पर सेकंड होगा। अगर आपको हाई या लार्ज वेलोसिटी का दिया, लार्ज वेलोसिटी, तो आपको जो होता है ग्रेटर देन 15 मीटर पर सेकंड होता है। अगर 15 मीटर से ज्यादा है तो इसका हम लोग बोलते हैं हाई वेलोसिटी गियर बोलते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेलोसिटी 3 तरीका से हो गया, लाइट मीडियम है हाई। इतना आई थिंक समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को मतलब एक वीडियो को तो लाइक जरूर करें। लाइक देख रहे हैं कि बहुत कम गया है, पता नहीं क्यों लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, लाइक करते जाइए क्योंकि बहुत मेहनत से करके हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बीच टाइप ऑफ गियर इज यूज फॉर शाफ्ट एक्सिस हैविंग ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या हुआ कि इसका एक्सिस और इसका एक्सिस के बीच में गैप होगा, ये गैप होगा तो आपको कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर है हाइपोइड गियर। ये क्या होता है हाइपोइड गियर। यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा जो है आपको पिनियन है, ये पिनियन का एक्सिस है, और ये जो आपका जो है आपको किसका एक्सिस है, ये एक्सिस जो आपको है क्राउन या इसको बोलते हैं गियर का है। तो ये दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस है, ऑफसेट है। तो ऑफसेट अगर है तो हम इसको बोलेंगे कौन सा हाइपोइड गियर बोलेंगे। अगर आपको ऑफसेट नहीं है, जैसे इसके में इसमें ऑफसेट नहीं है, ये दोनों का दोनों एक एक्सिस पे ही है, तो ये आपको हो जाएगा बेवल गियर, और ये जो आपको है स्पाइरल गियर है। तो आपको ये 3 समझ में आया होगा। ये स्पाइरल बेवल गियर हो गया। ये आपको एक तरह से ये जो है ना ये आपको मीटर गियर है। मीटर गियर में क्या होता है ना कि टाइप्स ऑफ बीवल गियर होता है, जिसमें जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट जो होता है दोनों किसी एंगल पे कट करेगा। एंगल मतलब 90 डिग्री पे अगर कट कर रहा है, अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है तो हो जाएगा मीटर गियर। समझ रहे हैं, अगर 90 डिग्री पे नहीं कट रहा है तो वो बेवल गियर मीटर गियर नहीं होगा। आप जैसे देखिए तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा मीटर गियर हो गया, ये मेरा हाइपोइड गियर हो गया, ये आपका स्पाइरल बेवल गियर हो गया। इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन 2 स्पर गियर हैविंग इन्वॉल्वड प्रोफाइल्स ऑन टीथ इंगेज
द लाइन ऑफ एक्शन टेंजेंशियल, आपको पता होगा कि जो लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो कॉमन पॉइंट पे कहां पे करता है, तो बेस सर्कल पे होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बेस सर्कल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेस सर्कल हो गया। चलिए इतना समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या है, आगे देखते हैं, आगे में देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंगल इनवोल्यूट गियर में। ज्यादातर इनवोल्यूट गियर में कितना प्रेशर एंगल किया, आपको पता होगा ज्यादातर यूज किया जाता है 20 डिग्री इनवोल्यूट डेप्थ। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इनवोल्यूट डेप्थ 20 डिग्री हो जाएगा। अगला जो कह रहा है कि एन एक्सटर्नल गियर 60 टीथ है, पिनियन 20 टीथ से मेस कर रहा है, मॉड्यूल 6 है, तो कह रहा है कि सेंटर डिस्टेंस। देखिए कुछ नहीं है, मान लीजिए आपको कह रहा है कि एक गियर बॉक्स है, अच्छा एक गियर है, दूसरा गियर, ये गियर है, पिनियन दोनों कॉन्टेक्ट में। ये पूछ रहा है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, दोनों का ये डिस्टेंस कितना है। आपको इस पे दिया हुआ 60 टीथ है, इस पे कितना दिया हुआ, वो 20 टीथ दिया हुआ, और इसका मॉड्यूल दोनों का 6 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू T1 प्लस m इंटू T2 डिवाइडेड 2, यानी m इंटू T1 प्लस T2 बाई 2, क्योंकि m T1 क्या हो जाएगा, ये आपको डायमीटर है, D1 ये क्या होगा, डायमीटर D2 है। आप यहाँ पे जब करेंगे तो T1 T2 कितना दिया हुआ, 60 20 80 हो जाएगा। m कितना दिया हुआ, m दिया हुआ 6, और 60 20 कितना हो गया 80 बटे 2, 40 दूनी 80, तो कितना हो जाएगा 240। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 240, इसका सही आंसर क्या हो गया 240। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए एपी साइक्लिक गियर ट्रेन पहले हम बना देते हैं। क्या होता है, मान लिया जाए कि एक गियर ये है, ये गियर ये है, और ये दोनों को एक फिक्स्ड किया गया पिवोट के थ्रू, ये पिवोट के थ्रू फिक्स किया गया है, ये मेरा फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो आप पूछे, यही इसी को हम लोग बोलते हैं एपी साइक्लिक गियर ट्रेन। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। तो पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट, मतलब क्या आता है कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड फॉर लोकेशन ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द गियर। मालिक का दिया जाए कि अगर इसको हमको डिस्क्राइब करा इस पोजीशन को, तो इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की हमको जरूरत पड़ेगा, वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो आपको एक फॉर्मूला होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता था, 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। कोटेजबैक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। एल क्या होता था, नंबर ऑफ लिंक, जे क्या होता था, नंबर ऑफ ज्वाइंट पेयर, ठीक है, एच क्या होता है, हायर पेयर। अब देखिए इसमें हायर पेयर क्या है, हायर पेयर में पॉइंट कॉन्टेक्ट ही है, हायर पेयर नंबर ऑफ हायर पेयर कितना है, नंबर ऑफ हायर पेयर आपको कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच हो गया 1। अगर हम बात करें नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना हो गया, तो देखिए अगर मान लेते ये मेरा O1 है और ये गियर 2 हुआ और ये मेरा 3 है और ये गियर 4 है, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट क्या हो जाएगा, तो O1 और 2 एक हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा O1 और 3 हो गया, और क्या हो जाएगा 3 और 4 हो गया। तो ये जे कितना हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा नंबर 3। अगर हम बात करें लिंक का, तो लिंक कितना हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, लिंक हो जाएगा एल कितना हो गया 4। अब यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुने एल माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू जे कितना दिया हुआ, बाबू जे हो गया आपको 3 माइनस एच कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 3 4 में से गया 3 3 दिया है 9 माइनस 6 माइनस 1 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा 2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 2 हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है द वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम। देखिए मैंने बताया था, दो बताया था क्या, होल डेप्थ, और दूसरा क्या बताया था वर्किंग डेप्थ। होल डेप्थ का मतलब क्या, एडेंडम से लेकर के डिडेंडम तक का डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, वो जो हो जाएगा होल डेप्थ हो जाएगा। लेकिन अगर क्लियरेंस तक होगा तो वो जो होगा वर्किंग डेप्थ होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ, नहीं एडेंडम सर्कल। देखिए टॉप ऑफ द टूथ, टॉप ऑफ द टूथ से बॉटम ऑफ द टूथ, तो ये क्या होल डेप्थ हो जाता था, क्लियरेंस इसके बाद होता था, ये होता क्लियरेंस होता था, यही क्लियरेंस यहाँ तो क्या होता था वर्किंग डेप्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा एडेंडम सर्कल टू द क्लियरेंस सर्कल। बहुत ध्यान से इसको आंसर देख दीजिएगा। देखिए दोनों बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ये आंसर मार देते हैं,
तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अडेंडम सर्कल टू क्लियरेंस सर्कल। इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते जाइए, लाइक ठोकते रहना। लाइक देख रहे हैं कि बहुत कम आ रहा है, लाइक ठोकते जाना, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट आर कोएक्सियल। मैंने बोला क्या कि अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट मतलब इनपुट आउटपुट कोएक्सियल है तो कौन सा था, रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन। आपको ये तो पता होगा कैम एंड फ्लोर क्या होता है। अगर आपको पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट होता है तो उसको हम लोग हायर बोलते हैं। पॉइंट एंड लाइन कॉन्टेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, हायर पेयर। अगर सरफेस कॉन्टेक्ट होता है तो उसको लोअर बोलते हैं। तो कैम एंड फ्लोर में क्या होता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको हायर पेयर। इसका आंसर हो गया हायर पेयर, इसका आंसर हो जाएगा हायर पेयर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है तो थोड़ा स्पीड हमको बढ़ाना होगा। अगर हम एक्सप्लेन करते रहेंगे तो वीडियो 3-4 घंटा चले जाएंगे, आप लोग के पास उतना टाइम होगा नहीं देखने का। तो ये चलते हम इसको जल्दी जल्दी करके आंसर दे रहे हैं, आपको खाली समझ में आना चाहिए। लीड स्क्रू, देखिए स्क्रू में आपको क्या होता है, ये मेरा स्क्रू है, ये मेरा क्या है, नट है, लीड स्क्रू का नट है। अगर देखिए अगर यहाँ से हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करके देखिए इधर मूवमेंट भी हो रहा है, स्लाइड भी कर रहा है, इधर से इधर जा भी रहा है, ट्रेवल भी कर रहा है, और दूसरा क्या रोटेट भी कर रहा है। तो आपको बताया था कि अगर बाबू रोटेट करे, रोटेट के साथ साथ आपको स्लाइड करे, रोटेट के साथ साथ अगर स्लाइड करे तो उसको कौन सा पेयर बोलते हैं, स्क्रू पेयर बोलते हैं। खाली रोटेट करेगा तो टर्निंग पेयर, लेकिन अगर रोटेट के साथ साथ स्लाइड करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, स्क्रू पेयर। इसका आंसर क्या हो गया, स्क्रू पेयर। अगला कह रहा है कि व्हेन ए स्लाइडर मूव्स इन फिक्स्ड लिंक हैविंग ए कर्व्ड सरफेस। देखिए ये कर्व सरफेस है, अगर माने स्लाइडर मूव कर रहा है तो पूछा इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि इसका जो कर्वेचर जो होगा ना, इसका कर्वेचर जो होगा, इसका कर्वेचर जो होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए आगे देखते हैं, आगे 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 अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है स्कोच मैकेनिज्म से है। देखिए स्कोच मैकेनिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए स्कोच मैकेनिज्म पूछ रहा है कि किस टाइप का फंक्शन जनरेट करता है। तो देखिए ये स्कोच मैकेनिज्म जो होता है वो आपको साइन फंक्शन, इसका साइन है साइन फंक्शन होता क्या है। देखिए जब ये जो लिंक है ना ये रोटेट करेगा, ये जो है ना आपको रोटेट करेगा इस टाइप से, और इसका जो मूवमेंट होगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एसएचएम मोशन होगा। ये एसएचएम मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ से यहाँ तक करेगा, लेकिन ये आपको क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ये जो है आपको ये होगा स्कोच मैकेनिज्म। ये जो कौन सा होता है, साइन फंक्शन करता है। अगला जो है मेयर एक्सपेंशन वाल्व। देखिए मेयर एक्सपेंशन एक टाइप ऑफ वाल्व होता है जिसमें क्या होता है कि दो टाइप का वाल्व होता है। एक मेन वाल्व, ये आपको देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है मेन वाल्व है, और ये जो है एक्सपेंशन वाल्व है। अब इसी में कुछ डिजाइनेशन है, ये फीचर्स है इसका। मेयर एक्सपेंशन वाल्व का फीचर है कि अगर ये मेन वाल्व कितना डिग्री मतलब कि एडवांस में मूवमेंट करेगा तो एक्सपेंशन वाल्व कितना डिग्री एडवांस करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर मेन वाल्व जो होता है मेयर एक्सपेंशन वाल्व में, वो मेन वाल्व जो होता है वो आपको 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में एडवांस मूवमेंट करता है। लेकिन अगर वही एक्सपेंशन वाल्व उतने देर में कितना करता है, तो 80 to 90 डिग्री, 80 to 90 डिग्री। तो अगर आपको एक्सपेंशन वाल्व पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, 80 to 90 डिग्री। अगर पूछेगा कि मेन वाल्व पूछ देगा, यहाँ पे बोलेगा मेन वाल्व पूछ देगा, मेन वाल्व पूछ देगा तो उसका आंसर हो जाएगा 25 to 30 डिग्री। चलिए इसका आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है आगे देख लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिवोट बियरिंग। आपको पता होगा कि अगर दो तरह का होता है, अगर इनफॉर्म बियर प्रेशर, इनफॉर्म बियर थ्योरी, और दूसरा क्या होता है प्रेशर थ्योरी। इनफॉर्म बियर थ्योरी में आपको पता है कि टॉर्क जो होता है, फ्रिक्शनल टॉर्क जो डेवलप होता है वो हाफ इंटू म्यू डब्ल्यू आर। आर क्या हो गया, आर यहाँ पे हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेडियस बोलते हैं। अब जैसे मान लिया दो गो है तो इसको R1 + R2/2 मीन रेडियस इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू म्यू डब्ल्यू आर। अगर इनफॉर्म बियर थ्योरी है, अगर इनफॉर्म प्रेशर थ्योरी होगा तो यही 2/3 टाइम्स हो जाएगा। अगर यही कभी कभी पूछ देता है कि आपको इनफॉर्म प्रेशर थ्योरी डिवाइडेड आपको बियर थ्योरी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये होता है 1.33। आप इसको भागा करेंगे, इस दोनों को भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 1.33। कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इज ग्रेटर देन और लेस देन इनफॉर्म बियर थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल टॉर्क जो होता है ट्रांसमिट जो होता है वो आपको प्रेशर थ्योरी में ज्यादा होगा, क्योंकि 2/3 है 0.67, ये क्या 0.5 ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ म्यू डब्ल्यू आर। अगला कह रहा है कि अगर कोई भी काइनेमेटिक चैन है उसका अगर एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो उस चैन को क्या बोलते हैं, उसको मैकेनिज्म बोला जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट किए होंगे उसको तो ये सब पता ही होगा
कि अगर कोई भी काइनेमेटिक चयन जिसका एक लिंक अगर हम फिक्स कर दिए तो जो पूरा का पूरा जो जाना जाता है वो मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। ये तो डिफिनेशन ही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गवर्नर। देखिए गवर्नर की बात करें तो गवर्नर में आपको इसका स्टेबल और अनस्टेबल पूछा जाता है। याद रखना क्या है, अगर आपको स्टेबिलिटी पूछ रहा है तो जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे ये रेडियस ऑफ रोटेशन आर भी इंक्रीज करना चाहिए। अगर आपको स्पीड इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, अगर आर डिक्रीज कर रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि स्टेबल है तो कौन क्या होना चाहिए, तो स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ेगा। तो रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ वॉल इंक्रीजेज, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ वॉल इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी, मतलब ये आंसर हो जाएगा। बोला साइज ऑफ गियर, आपको पता होगा साइज ऑफ गियर जो होता है पिच सर्कल डायमीटर पे डिपेंड करता है, उससे हम स्पेसिफाइड करते हैं। तो पिच सर्कल डायमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है अरे क्रीप, क्रीप इन बेल्ट। आपको पता होगा क्रीप, जैसे मान लिया ये आपको पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर बेल्ट है, तो इसमें जो क्रीप को जो होता है अनइवन जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, कभी कभी क्या होता है आपको देखना होगा, देखते होंगे कि नीचे वाला पार्ट लूज हो जाता है, ऊपर वाला टाइट हो जाता है। तो वही टाइट और लूज जो होता है, स्लैक और टाइटनेस के बीच का जो डिफरेंस वही हो जाता है जो क्रीप डिफरेंस होता है। अनइवन एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है बेल्ट व्हेन इट पासेस थ्रू टाइट टू स्लैक साइड, ये हो जाएगा, ये हो गया क्रीप कहलाता है। अगला कहता है कि व्हाट्स गवर्नर वर्क सेटिस्फैक्टरली। आपको पता होगा कि कोई भी गवर्नर जो होता है उसका सेंसिटिविटी उसका स्पीड पे डिपेंड करता है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल स्क्वायर होता है, मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा उसका सेंसिटिविटी जो होगा वो घटेगा। तो यही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऐसा स्पीड पे वाट गवर्नर जो होता है वो सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 टू 80 आरपीएम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको थ्योरी वाला पोर्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 टू 80 आरपीएम। इसका आंसर हो गया 60 टू 80 आरपीएम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्टैक्ट रेशियो। मैंने अभी बताया, उससे ऊपर बताया था कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड सर्कुलर पिच। कौन सा हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड सर्कुलर पिच। अब बोलता है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इसमें मोशन जो होता है ना, तो उसका जो मोशन जो होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इसमें इसमें से बोला इसमें कौन सा जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है, तो इसका चारों के तीनों जो है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है। वाट वाट गवर्नर जो होता है ना, वाट मैकेनिज्म नहीं होता, बाकी जो तीनों के तीनों है एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म है। अगर बात करें भाव, कभी कभी पूछ देता है क्या कि पोस्टिलियर मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कितने होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लिंक 8 लिंक होता है। पोस्टिलियर मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक कितने होता है, 8 लिंक होता है। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पिन ज्वाइंट होते हैं। कौन सा ज्वाइंट होता है, पिन ज्वाइंट होता है। हर्ट्ज मैकेनिज्म की बात करें तो हर्ट्ज मैकेनिज्म में आपको 6 लिंक होते हैं। कितने लिंक होते हैं, 6 लिंक होते हैं। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब जो आपको है लिख लेना है। 6 लिंक होते हैं और क्या क्या होता है, पिन ज्वाइंट होता है। ये पिन ज्वाइंट हो गया। अगर आप बोलते हैं कि स्कॉट रसल मैकेनिज्म, बाबू स्कॉट रसल मैकेनिज्म 3 जो होता है मूवेबल होता है, मूवेबल लिंक होता है, और एक जो होता है स्लाइडिंग लिंक होता है, 1 जो होता है स्लाइडिंग लिंक होता है। इसके टोटल कितने हो जाएगा, 4 लिंक हो जाएंगे। स्कॉट रसल में कितना हो जाएगा, 4 लिंक। ऑस्ट्रेलिया में कितना हो गया, 8 लिंक। और आपका हार्ट्स में कितना हो गया, 6 लिंक। चलिए इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो इसको लाइक मारते जाइए, लाइक आपको मारते जाना है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए लाइक मारते जाइए। अगला कह रहा है कि वेन द स्लीव ऑफ द गवर्नर कोटर गवर्नर मूव्स डाउनवर्ड। देखिए याद रखिएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो इसका स्पीड भी डिक्रीज करेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका स्पीड भी इंक्रीज करेगा, इतना याद रखना। आप इसका क्या हो जाएगा कि अगर नीचे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज। अगर आप बोल रहा है क्या कि इन स्टीम इंजन द डिस्टेंस बाय बीच आउटर एज ऑफ द डिसलाइड वाल्व ओवरलैप। देखिए जिसमें इसमें क्या कहता है कि स्टीम पोर्ट जो है, यहाँ पे जो स्टीम जा रहा है तो एक बार जितना ये स्टीम पोर्ट डिसलाइड वाल्व इसमें मूव करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम लैप। इसका आंसर जो हो जाएगा स्टीम लैप हो जाएगा, इसका सही आंसर स्टीम लैप हो गया। ये सब थ्योरी है, थ्योरी आपको दिमाग में रखना है, खाली एक बार देख लीजिएगा। इसका आंसर कौन सा हो गया, स्टीम लैप हो गया, इसका आंसर स्टीम लैप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ द स्पीड, बहुत ईजी है। मैक्सिमम टू मिनिमम, डिफरेंस इज मैक्सिमम मिनिमम स्पीड का जो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ इस होता है गवर्नर का। अगला बोल रहा है पोर्टर गवर्नर क्या होता है। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नर आपको बता देते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पोर्शन जो है आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि इससे क्वेश्चन आए तो बन ही नहीं जाए। अगर बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नर की बात करें तो 2 टाइप का होता है। गवर्नर टाइप की बात करें बाबू,
गवर्नर टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक जो होता है इनर्शिया, इनर्शिया, और दूसरा जो होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। फर्दर हम इसी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को हम लोग आगे कन्वर्ट, आगे इसको डिवाइड करते हैं। अगला जो है इसी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है दो टाइप से। या तो आपको क्या होगा, पेंडुलम टाइप होगा, पेंडुलम टाइप होगा, और या क्या हो सकता है डेड बेट, या हो जाएगा क्या लोड बेट, लोड टाइप। लोड टाइप मतलब क्या है कि उस पर एक डेड बेट रखा हुआ होगा। पेंडुलर टाइप का एग्जांपल कौन सा होता है? बाट गवर्नर, बहुत बार पूछा जाता है, इसका एग्जांपल है बाट गवर्नर। आपको पूछ देगा कि इन विच फ्रॉम पूछ देगा कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेंडुलर टाइप गवर्नर, आपको दे देगा बाट गवर्नर, आपको डेड बेट गवर्नर। तो देखिए पोर्टर गवर्नर तो इसका एक ही एग्जांपल है पेंडुलर टाइप में, तो कौन सा बाट गवर्नर हो गया। अब यही लोड टाइप को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या, या तो आप डेड बेट अलग से एक बेट उस पर रख दें, ठीक है, ऊपर से अलग बेट रख दें, या तो स्प्रिंग के द्वारा हम लोग फोर्स अप्लाई करें। तो इसका भी होता है लोड टाइप में क्या हो जाएगा, डेड वेट गवर्नर एक हो जाएगा आपको स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। अब डेड वेट गवर्नर में आपको दो टाइप होता है, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर, ये याद रखिएगा। कौन कौन सा होता है? पोर्टर, पोर्टर, और दूसरा क्या होता है प्रोएल, दूसरा क्या होता है प्रोएल। तो अब यही पूछ रहा है कि पोर्टर गवर्नर कैसा है, डेड वेट गवर्नर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेड वेट गवर्नर हो गया। तो मैंने क्या बताया, गवर्नर दो सब टाइप का बताया, इनर्शियर, इनर्शिया हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल को फर्दर क्लैरिफाई किसमें किया, पेंडुलम टाइप का हो सकता है, या तो क्या लोड टाइप होगा। पेंडुलम का एग्जांपल हो गया बाट गवर्नर। लोड में भी दो तरह से लोड अप्लाई कर सकते हैं, या तो उस पर हम लोग डेड वेट अप्लाई कर दें, या तो उस पर हम लोग स्प्रिंग के द्वारा फोर्स अप्लाई करें। डेड वेट दो टाइप का हो गया, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर। स्प्रिंग गवर्नर की बात करें, स्प्रिंग टाइप का, इसमें चार टाइप का होता है। कौन कौन होता है? तो हार्टनेस, हार्टन, पिकरिंग, ये सब होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। स्प्रिंग टाइप में आप याद रखिएगा हार्टनेस, हार्टनेस हो गया, आपको क्या हो गया, हार्टनेस हो गया, हार्टंग, हार्टंग HARTUNG हार्टंग, और एक होता है पिकरिंग गवर्नर, ठीक है, विल्सन एंड हार्टन गवर्नर होता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ गवर्नर इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तो पोर्टर गवर्नर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, पोर्टर गवर्नर कैसा गवर्नर है, तो डेड वेट टाइप गवर्नर है। कितने टाइप, कौन सा गवर्नर, डेड वेट टाइप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेड वेट टाइप गवर्नर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिशन। देखिए आपको पता होगा, एक वो मैंने बताया पिवेट टाइप का फ्लैट, एक होता है क्या कोनिकल। अगर कोनिकल टाइप का होगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या, ट्रंकेट कोनिकल पिवट बियरिंग। अगर आपको फ्रिक्शनल टॉर्क क्लच में कौन क्लच में है तो किसके बराबर होगा, तो कोनिकल पिवट बियरिंग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगर कोई भी दो लिंक के बीच में अगर फोर्स के थ्रू अगर उसको कॉन्टेक्ट रख रहे हैं तो उसको कौन सा पेयर बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्स क्लोज्ड पेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स क्लोज्ड पेयर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको या तो स्प्रिंग के द्वारा दे दिए, या तो ग्रेविटी के चलते इसका कॉन्टेक्ट है, तो इस टाइप का कौन सा बोलेगा, इसको बोलते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच मैकेनिज्म, अब वही में बताया था, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, इसके मतलब इसी स्लाइड के पिछले स्लाइड में बताया क्या, कि अगर ये जो स्कॉच योक मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे एक पिन हुआ और यहाँ पे इस टाइप से ये रहता है लगा हुआ, ये ट्रू फ्लो मोशन करता है। ये क्या, ये इंटरमीडिएट मोशन है, ये क्या कंटिन्यूअस मोशन है। तो इसी को कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट मोशन को कंटिन्यूअस रोटेटरी मोशन में कौन कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉच योक मैकेनिज्म। कौन सा हो जाएगा, स्कॉच योक मैकेनिज्म। आपको बोल देगा क्या, इंटरमीडिएट मोशन से रोटरी मोशन से कैसा कंटिन्यूअस में, प्लस स्कॉच योक मैकेनिज्म। चलिए अगला पूछ रहा है क्या, इसमें से कौन सा सिंगल स्लाइड क्रैंक चेन। देखिए इलेक्ट्रिकल टाइम आपको बोलता पता होगा डबल है, ओलाम कंप्लीट डबल है, ये क्या है बीटवर्थ, ये हो जाएगा सिंगल। पेंटाउम क्या हो जाएगा, ये तो पेंटाग्राफ जो मैकेनिज्म जो होता है वो सिंगल स्लाइडर नहीं होता है, ये वो टर्निंग पेयर चारों के चारों होते हैं। जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, विथ वो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ वोट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, विथ वोट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। चलिए इतना समझ में आया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोलर सर्कुलर सब प्योर ऑप्शन। देखिए इससे बहुत बार गलती करते हैं बच्चे, ये प्योर टॉर्सन पूछ रहा है।
प्योर टॉर्सन का मतलब अगर किसी भी सामने प्योर सर्कुलर सामने प्योर टॉर्सन, तो इस टाइप से मोहर सर्कुलर बनता है। मतलब इसका जो शियर स्ट्रेस टो और इसका सिग्मा जो होता है, दोनों क्या होता है, बराबर हो जाएगा। सिग्मा बराबर टो, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो हो जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस सब क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इसका रेशियो पूछ रहा है, टू बाई सिग्मा क्या है, बराबर क्या हो जाएगा, 1:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगला देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है आपको सॉम से है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर। आपने बताया होगा कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर किसमें अप्लाई करते हैं, डक्टाइल मटेरियल में। इसका आंसर हो जाएगा डक्टाइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला देखिए स्लीव और मफ कपलिंग। देखिए ये है मेरा स्लीव, स्लीव या मफ कपलिंग में क्या होता है कि ये आपको हॉलो शाफ्ट होता है। अब इसमें आपको अगर कोई शाफ्ट को फिक्स करना है तो इसके शाफ्ट को इनसाइड इस टाइप से निकाले करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि की लगा करके यहाँ से हम लोग पिन पिन से हम लोग क्या टाइट कर देते हैं। तो ये किस टाइप का है, तो हॉलो शाफ्ट टाइप का है। किस टाइप का है, हॉलो शाफ्ट। इसका आंसर हो जाएगा हॉलो शाफ्ट। स्क्रू यूज पावर ट्रांसमिशन, आपको पता है कि पावर ट्रांसमिशन में हम, पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि पावर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन होना चाहिए। तो कैसा एफिशिएंसी होना चाहिए स्क्रू का, तो इसका हो जाएगा हाई एफिशिएंसी। स्क्रू जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है उसका एफिशिएंसी जो होता है वो हाई एफिशिएंसी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये मैं पूछा था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इस टाइप से कि दो एक्सिस जो है, मैंने बोला था क्या कि अगर 90 डिग्री पे कट कर रहा है, देखिए ये और ये, इसका और इसका जो होगा, ये एंगल जो होगा 90 डिग्री से अगर नहीं होगा, मैंने बोला था बीवल क्राउन गियर में अलग अलग गियर बॉक्स, अलग अलग गियर होता है। बीवल गियर का अलग अलग टाइप बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर ये 90 डिग्री रहेगा तो वो हो जाएगा मेटर गियर, तो हो जाएगा मेटर गियर। अगर टाइप्स ऑफ बीवल गियर की बता रहे हैं, बीवल गियर ऐसा बीवल गियर जिसका अगर परपेंडिकुलर कट कर रहा है तो आपको मीटर गियर हो जाएगा। अगर 90 डिग्री से ज्यादा कट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन बेवल गियर। इसको क्या बोलते हैं, क्राउन बेवल गियर। चलिए अगला कह रहा है कि नंबर ऑफ स्लॉट इन, देखिए कास्टल नट है। कास्टल नट में देखिए इसका ऊपर पोर्शन जो कट किया हुआ है, तो वही पूछ रहा है। देखिए ये एक डिजाइनेशन होता है, डिजाइनेशन होता है। डिजाइनेशन आपको याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि 25 mm कास्टल नट में जो होता है आपको कितना नंबर ऑफ स्लॉट होता है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर होगा। आपको 25 mm का अगर डायमीटर का है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका हो जाएगा 6। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं बाबू, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्क्रू, देखिए ओवरऑलिंग मैंने बताया था। ओवरऑलिंग मतलब क्या होता है कि अगर इफिशियंसी ग्रेटर देन 50% तो ओवरऑलिंग होगा, अंडरऑलिंग मतलब क्या होगा, लेस देन 50%। तो इसका क्या आंसर होगा, मोर देन 50%। अगर वही कह रहा है कि अगर किसी भी लॉकिंग डिवाइस में बॉटम सिलिंड्रिकल पोर्शन रिसेस्ड है, देखिए इसका बॉटम पोर्शन रिसेस पार्ट है, तो कौन सा नट होगा, कौन सा इसमें नट होगा, तो इसको बोलते हैं लॉकिंग स्टेटस में कौन सा होगा, रिंग नट। कैसा है, रिंग जैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग नट। अगर आपको ये बॉटम पोर्शन ही अगर ये पोर्शन आपको अगर रिसेस किया हुआ बॉटम पोर्शन, तो आपको इसको रिंग नट बोला जाएगा। चलिए ये सब आपको थ्योरी है, थ्योरी में आपको क्या करना है कि याद रखना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला करा है सोडरबर्ग इक्वेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा 3 तरह के इक्वेशन पढ़ा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा ए और सिग्मा एम में एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस और आपको मीन स्ट्रेस के बीच में, नॉर्मल मीन स्ट्रेस के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो इसमें 3 तरह का आपको ग्राफ मेनली जो डिजाइन किया गया है। पहला जो होता है सोडरबर्ग, पहला जो है सोडरबर्ग जो खींचा जाता है वो एस ई एंड्रेंस स्ट्रेंथ और सिग्मा बाई टी के बीच में खड़ा है। सिग्मा बाई टी या एस बाई टी कुछ भी दीजिए, एल्ड स्ट्रेंथ के बीच में अगर एस ई और सिग्मा बाई टी या एस बाई टी के बीच में अगर ग्राफ खींचा जा रहा है, एल्ड स्ट्रेंथ के बीच ग्राफ खींचा जाएगा, तो इसको बोलेंगे सोडरबर्ग इक्वेशन, सोडरबर्ग रिलेशन। ठीक है, अगर यही आपको पूछ देगा कि अगर यहाँ पे मेरा एस बाई या एस यू टी है, अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एंड्रेंस स्ट्रेंथ के बीच ग्राफ खींचा जाएगा, तो ये जो हो जाएगा इसको बोला जाता है गुडमैन। इसको क्या बोला जाता है, गुडमैन रिलेशन। इसको बोला जाता है गुडमैन रिलेशन। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाएगा कि पैराबोलिक टाइप का कर्व बना रहा है और वो किसके किसके बीच में हो रहा है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच खींचा जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गर्वर क्राइटेरियन, गर्वर्स इक्वेशन। गर्वर्स इक्वेशन, गर्वर क्राइटेरियन। तो गर्वर क्राइटेरियन जो होगा बाबू वो क्या होगा,
वो होगा पैराबोलिक टाइप का। गुड वन होगा स्ट्रेट होगा, लेकिन किसके किसके बीच खींचा जाएगा, एंड्रेस स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच में। इसमें किसका होता है, अल्टीमेट, इसमें क्या होगा, एल्ड स्ट्रेंथ के बीच में। तो इसका आंसर कौन सा है, एल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्लैंज कपलिंग। देखिए आपको फ्लैंज कपलिंग दिखाया हुआ है, दो गो फ्लैंज है, एक ये फ्लैंज है, एक ये फ्लैंज है। इसको हम लोग ज्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो फ्लैंज कपलिंग यूज किया जाता है। फ्लैंज कपलिंग को फिर हम लोग कैसे करते हैं, नट और बोल्ट के थ्रू। देखिए ये आपको नट और बोल्ट दिखाई दे रहा है, तो फ्लैंज कपलिंग किससे हो जाएगा, बोल्ट और नट्स। इसका सही आंसर हो गया बोल्ट ऑफ नट्स। फ्लैंज कपलिंग में हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं किससे, तो बोल्ट और नट के थ्रू हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लॉन्ग कॉलम सिलेंडर। देखिए ये बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपको ये याद कर लीजिए, दिमाग में बना लीजिए कि अगर आपको 120 से ज्यादा है, या 100 भी मान सकते हैं, कहीं कहीं 120 दिया रहता है, 120 से ज्यादा है, हम लोग इसको लॉन्ग कॉलम बोलते हैं, लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। अगर लेस देन 32 है तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कॉलम बोलते हैं, इसको शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। कौन, ये सब क्या है, सिलेंडर रेशियो, सिलेंडर रेशियो एस की बात कर रहे हैं। अगर ये 32 से 120 के बीच में है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम, मीडियम कॉलम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मीडियम कॉलम बोलते हैं। अब सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो आपको पता होगा, ये जो होता है इक्विवेलेंट लेंथ डिवाइडेड के मिनिमम, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ जो गायरेशन होता है, उसका मिनिमम जो होगा, ये जो रेशियो जो बताएगा वो सिलेंडरनेस रेशियो बताता है। इसी को जब के मिनिमम की बात करते हैं क्या होता है, आई मिनिमम बाई एरिया, ये हो जाता है क्या होता है, के मिनिमम। यहीं पे रखिएगा तो सिलेंडर रेशियो निकल जाएगा। तो यही पूछा है कि अगर सिलेंडर जैसे 120 से ज्यादा या 100 से ज्यादा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 120 भी दिया रहेगा तो आपको लॉन्ग कॉलम में चला जाएगा। अगला कह रहा है कि बॉल बियरिंग में केग का क्या काम है। देखिए ये आपको केग है, ये जो दिखाया गया है ना, ये गोल्डन कलर का जो दिखाई दे रहा है केग है। ये केग क्या करा है, ये बॉल को फिक्स कर रहा है। बॉल को फिक्स क्यों, किस लिए करा, क्योंकि अगर ये केग नहीं होता तो ये दोनों के बीच टकराने का चांस बढ़ जाता, और इससे क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होते, बियर ज्यादा होते। तो केग का काम जो होता है वो बॉल को मेंटेन करता है फिक्स डिस्टेंस अपार्ट में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, टू मेंटेन फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। इतना तक अगर समझ में आ रहा है बाबू तो क्या करना है, चैनल को लाइक कर दें, चैनल के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरा जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करते जाएं, शेयर करते जाएं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू क्या है। अगला कह रहा है कि अगर एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो किस टाइप का स्क्रू थ्रेड का यूज करते हैं, तो हमने इसका आंसर हो जाएगा बटरेस थ्रेड। देखिए बहुत जगह आपको एक किम थ्रेड्स दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है। किम थ्रेड्स में देखिए, ये अकीम थ्रेड्स में इसका जो एंगल है दोनों साइड है, देखिए इस टाइप से है, ट्रेपेजॉइडल टाइप का है, ठीक है, ये दोनों साइड कर सकता है। लेकिन बट्रेस में देखिए कि ये एक ही टाइप है, एक ही टाइप एंगल, मतलब ये है कि एक ही साइड मूवमेंट कर सकता है, अगला साइड ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है। अलग अलग थ्रेड दिया हुआ है, ये आपको वी थ्रेड है, ये आपको क्या है, यूनिफाइड थ्रेड, यू थ्रेड हो गया, एकिम थ्रेड हो गया, अमेरिकन नेशनल, स्क्वायर थ्रेड हो गया, विथवर्ड थ्रेड हो गया, नकल थ्रेड हो गया, और बट्रेस थ्रेड हो गया, यहाँ आपको दिया हुआ है। चलिए अगला करें सरफेस एंड्रेस लिमिट। आपको पता होगा कि सरफेस एंड्रेस लिमिट जो होता है गियर बॉक्स का, किससे डिपेंड करता है, तो बिर्नर हार्डनेस नंबर BHN पे। आपको पता है कि एंड्रेस लिमिट में अगर किसी का सरफेस बहुत ही खुरदरा है तो उसका एंड्रेस लिमिट कम जाएगा, जितना ही सरफेस फिनिश रहेगा, जितना ही चमकदार रहेगा, उसका एंड्रेस लिमिट उतना ही उसका ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस फिनिश पे भी डिपेंड करता है, बिर्नेस हार्डनेसनेस वही होता है। चलिए अगला देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द रेडियल कैंप्स। देखिए रेडियल कैंप्स में कह रहा है फॉलोअर कैसे मूव करता है। देखिए ये मेरा मान लिया जाए कि ये रेडियल कैंप्स है, और ये मेरा जो है फॉलोअर है, ये कैम है, और ये क्या फॉलोअर है। देखिए अगर ये मूव करेगा इस टाइप से तो ये ऊपर नीचे जाएगा, तो कहाँ से, इसका एक्सिस को रेडियस के थ्रू, अगर रेडियस के थ्रू पैरेलल परपेंडिकुलर हो रहा तो हो जाए कौन सा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। इसका कैम एक्सिस इधर है, लेकिन ये मूव करा क्या परपेंडिकुलर, तो इसका हो जाएगा इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। इतना अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आज का बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग को भी टाइम लग रहा है। देखिए पूरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा जाने से पहले, एग्जाम से पहले, कि इसमें बहुत सारे चीज आपको जो हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। अगला कह रहा है क्या कि अगर देखिए कहीं भी आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका दोनों हो जाएगा, मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट। अगर पूछ दिया जाए मैक्सिमम डक्टिलिटी किसका होता है, आपको पता होगा कि माइल्ड स्टील का डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगा, इसका आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। चलिए ये तीनों का आंसर देख लिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हेन ए वेल्ट बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू शॉक लोडिंग। यह ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बोल्ट है, ये बोल्ट है मेरा,
और यहाँ पे मेरा क्या है, थ्रेड है, ठीक है। तो कल अगर शॉक लोडिंग इसको अप्लाई करते हैं तो रेजिलियंस ऑफ द बेल्ट होगा, कहाँ ब्रेकेज करेगा, तो ये किसको प्रिवेंट करेगा, तो ये आपको थ्रेड से। यही चलते तो रेजिलियंस पढ़ा दिया जाता है इसमें, जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थ्रेड हो जाएगा। चलिए देखिए, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, कि चलते जल्दी जल्दी में आपको हम लेके जा रहे हैं, खाली आपको वन लाइनर टाइप का याद रख लेना। अगर आपको पूछ देगा ना कि अगर कोई पाइप है जो वाटर कैरी कर रहा है लेकिन लो प्रेशर है, तो उसका कौन सा ज्वाइंट होगा, सॉकेट ज्वाइंट यूज करते हैं। कौन सा हो जाएगा, सॉकेट ज्वाइंट, इसका आंसर हो जाएगा सॉकेट ज्वाइंट, इसका आंसर हो गया सॉकेट ज्वाइंट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोडायनामिक, देखिए दो तरह का बियरिंग होता है आपको, एक तो मैंने बोला स्टैटिक बियरिंग, ये जो होता है इसमें भी दो तरह का होता है, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड बियरिंग होता है, और एक जो होता है हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक क्या होता है ना, कि बाहर से फ्लूइड, मतलब कि प्रेशराइज्ड एयर, जो इसमें क्या होता है हाइड्रोडायनेमिक में, कि रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते एक थिक फिल्म बनता है शाफ्ट और जनरल के बीच में। शाफ्ट और जनरल के बीच, मान लिया अगर ये शाफ्ट है और ये मेरा जनरल है, इसके बीच क्या होगा, कॉइल फिल होगा, ठीक है। ये रोटेट करेगा जिसके चलते ये दोनों के बीच में गैप बनेगा, तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, थिक फिल्म ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन जनरल एंड बियरिंग, इसका आंसर हो जाएगा थिक फिल्म। चलिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग को और कौन सा नाम से जाना जाता है, इसको एंटी फ्रिक्शन बेरिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग में इसका फ्रिक्शन बहुत कम रिक्वायर होता है, इसलिए इसको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ फटिक मटेरियल, आपको पता होगा कि फटिक की बात करते हैं, फटिक जो डिपेंड करता है क्या, एंड्रेस लिमिट पे, तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका एंड्रेस लिमिट हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ फटिक मटेरियल किस में मेजर करते हैं, तो एंड्रेस लिमिट की मेजर करते हैं। अगर बात किया जाए कि फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन कंट्रोल में, देखिए अगर फ्लड कंट्रोल में क्या है, बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा वाटर में क्या चाहिए हमको, डिस्चार्ज, ऐसा पंप चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा वाटर को निकाले एट लो प्रेशर, प्रेशर की तो हमको जरूरत नहीं है, हमको जितना जितना डिस्चार्ज निकाले। तो ये जो होता है एक्सियल फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप को आपको अलग नाम से भी आप जानते होंगे, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कौन सी, तो हाई डिस्चार्ज विथ लो प्रेशर पंप, विथ लो प्रेशर पंप, इसका आंसर कौन सा आएगा, एक्सियल फ्लो। अगला कह रहा है लीफ स्कीम से पिछला बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये जो सबसे बड़ा जो ये आप देखते होंगे, जितने भी आपको ट्रैक वगैरह होता है, ट्रैक वगैरह में देखते होंगे दोनों चक्का के पास लगा रहता है ये, तो ये होता है लीफ स्प्रिंग है। देखिए सबसे बड़ा वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको जो पत लीफ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ। क्या है, मास्टर लीफ। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, मास्टर लीफ। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन का बैकलैश, देखिए बैकलैश से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बैकलैश किस पर डिपेंड करता है, मॉड्यूल एंड पिच लाइन वेलोसिटी, इसका आंसर हो जाएगा ये बोथ एंड भी। देखिए बैकलैश होता क्या है, देखिए जब दो आपको तीर कांटेक्ट में आएंगे, गियर और पिनियन का, ये दोनों को ट्रांसवर्स जो डिस्टेंस जो है, जो गैप रह जाता है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं बैकलैश। इसका क्या हो जाएगा, बैकलैश। आपको ये हो गया आंसर। अरे बियरिंग हैवी सीरीज एंड, देखिए अब आपको बियरिंग का डिजनेशन एक बता देते हैं, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, ये जान लीजिए। बियरिंग डिजनेशन पिछला बार एग्जाम में पूछा था, 2020 का मैकेनिकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बियरिंग डिजनेशन में। तो बाबू बियरिंग डिजनेशन जो किया जाता है, इसको PQR से डिनोट करते हैं। जो लास्ट का जो 2 डिजिट जो रहेगा, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4435 दिया हुआ है, ठीक है, कभी कभी इसको 3 डिजिट और 4 डिजिट में भी डिनोट करते हैं। अगर आपको 3 डिजिट दिया हुआ है तो आपको मानना है कि टाइप ऑफ सीरीज नहीं देखना है, टाइप ऑफ बियरिंग नहीं देखना है, टाइप ऑफ सीरीज देखना है। तो ये जो लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आपको बियरिंग होगा उसका डायमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। और ये जो होता है टाइप ऑफ बियरिंग बताता है, और ये जो होता है टाइप ऑफ सीरीज बताता है। अगर 4 डिजिट में दिया हुआ है तो पहला टाइप ऑफ बियरिंग हो जाएगा, कि स्फेरिकल है कि बॉल बियरिंग है, ये बताएगा। अगर आपको ये 3 डिजिट का दिया हुआ है तो ये टाइप ऑफ सीरीज बता देगा, पहला लेटर जो होगा टाइप ऑफ सीरीज बताएगा। तो आपको ये हो जाएगा टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज। अब क्यू की बात करें बाबू, टाइप ऑफ सीरीज हो गया, अब पी हो गया टाइप ऑफ बियरिंग हो गया। अब इसी में टाइप ऑफ सीरीज में आपको अगर एक यहाँ पे लिखा रहेगा तो 1 को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा लाइट। अगर 2 है तो आपको लाइट बोला जाएगा, लाइट सीरीज। अगर 3 है तो मीडियम बोला जाएगा, और 4 है तो हैवी ड्यूटी सीरीज बोला जाएगा, हैवी ड्यूटी। अब यहाँ पे जैसे इसका दिखाते हैं,
ये अगर आपको 435 बियरिंग दिया हुआ है तो 4 का मतलब हो गया क्या, देखिए हैवी, तो ये हो गया हैवी का हैवी सीरीज ड्यूटी। 35 में 5 से मल्टीप्लाई करें कितना 175, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 175, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा हैवी सीरीज विथ 175 डायमीटर। तो ये बियरिंग डेजिनेशन होता है। बियरिंग डेजिनेशन में आपको कुछ चीजें और भी याद रखना है कि जो लाइट सीरीज जो होता है, अगर आपको कंपेरिजन कर रहा है कि हैवी ड्यूटी सीरीज जो होगा मीडियम सीरीज से कितना ज्यादा ये होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हैवी ड्यूटी सीरीज होगा वो मीडियम सीरीज से कितना ज्यादा होगा, तो ये 20 to 30%, ये जो 20 to 30% जो होता है वो ज्यादा होता है। 20 to 30% जो होगा इसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, हैवी सीरीज का मीडियम सीरीज से 20 to 30% कैपेसिटी ज्यादा होता है। अगर आपको पूछ दे कि मीडियम सीरीज का आपको पूछ दे लाइट ड्यूटी सीरीज से तो कितना ज्यादा होगा, तो मीडियम सीरीज का लाइट ड्यूटी सीरीज से जो ज्यादा होता है बाबू वो 30 से 40%, 30 से 40%। ये सब चीज जो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया, थ्योरी है, आप लिख लीजिएगा कि अगर आपको हैवी सीरीज को मीडियम सीरीज से कितना ज्यादा कैपेसिटी होता है तो 20 से 30%। अगर आप ये पूछ देगा मीडियम सीरीज को लाइट ड्यूटी सीरीज से कितना ज्यादा होता है तो 30 से 40%। आप देखिए क्वार्टर ज्वाइंट में क्या होता है, टेपर जो होता है 148 to 124 होगा, इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग थ्रेड इज यूज वन डायरेक्शन, मैंने भी क्या बटरेस थ्रेड। अगला बता चुका हूं, देखिए इसमें एक फ्लक्चुएशन, लार्ज फ्लक्चुएशन हैवी इंपैक्ट में आपको पता होगा कि एक बियरिंग मॉड्यूलस होता है। बियरिंग मॉडुलस डिफाइन होता है किसमें, बियरिंग मॉडुलस डिफाइन होता है आपको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बाबू अगर हैवी लार्ज फ्लक्चुएशन है तो उसका बियरिंग मॉडुलस कितना टाइम होना चाहिए, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक था 15 टाइम्स होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 15 टाइम्स होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है, इसका आंसर हो गया 15 टाइम्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कैप्लन टरबाइन। देखिए अब टाइप्स ऑफ टरबाइन की बात कर लेते हैं। कैप्लन टरबाइन में आपको पता होगा कि दो टाइप के प्रोपेलर टाइप वाला टरबाइन होता है, एक कैप्लन टरबाइन होता है। कैप्लन टरबाइन उसका जो ब्लेड जो है फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रोपेलर में क्या होता है फिक्स होता है। देखिए कैप्लन टरबाइन जो होता है बाबू, कैप्लन टरबाइन जो होता है वो एक्सियल फ्लो टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। अब रिएक्शन टरबाइन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्शन टरबाइन होता क्या है, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए टरबाइन के अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो बेस्ड ऑन द फ्लूइड एक्शन आपको दो टाइप से करेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्सियल फ्लो है, इसमें जो कह रहा है कि मिनिमम कितना ब्लेड होता है तो 4 से 8 ब्लेड होते हैं। ये जो कैप्लन टर्बाइन 4 से, ये जो ब्लेड दिखाई दे रहा है ये मिनिमम 4 to 8 होते हैं। कितना होता है 4 to 8, इसका आंसर हो जाएगा 4 to 8। अब हमको क्लासिफिकेशन एक बार बता देते हैं कि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी देख लीजिए कि देखिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टरबाइन का, तो टाइप्स ऑफ टरबाइन में आपको अलग अलग बेस्ड ऑन टरबाइन को डिवाइड किया जाता है। पहला जो किया जाता है बेसिस ऑफ एनर्जी एट इनलेट, बेसिस ऑफ एनर्जी एट इनलेट, इनलेट पे मतलब यहाँ पे किस टाइप का एनर्जी जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर आपको इसमें दो टाइप में डिवाइड करा जाता है, या तो क्या हो सकता है, या तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हो, या तो फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों हो। तो अगर आपको एक इसको दो टाइप का इम्पल्स टरबाइन और दूसरा जो नाम दिया जाता है रिएक्शन टरबाइन, यही आपको जानना था कि रिएक्शन टरबाइन। देखिए इम्पल्स टरबाइन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनलेट पे अगर मान लीजिए ये बकेट है, यहाँ पे नोजल है, ठीक है, ये नोजल है, अगर यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। आपको पता होगा कि इम्पल्स टरबाइन का मतलब क्या है, इसको हाई हेड टरबाइन भी बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रेशर ज्यादा चाहिए, प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा करने के लिए हमको प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसलिए इसको डैम जो होता है इसको हम लोग हाई हेड टरबाइन भी बोल सकते हैं, हाई हेड टरबाइन। क्यों, क्योंकि इसको प्रेशर को एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा चाहिए,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसका टाइप्स में कौन कौन से होता है, तो इसका एग्जांपल हो गया पेल्टन व्हील टरबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्टन व्हील टरबाइन जो है किसका एग्जांपल हो गया, इम्पल्स टरबाइन का। पेल्टन व्हील टरबाइन हो जाएगा। और अलग भी टरबाइन होता है, बांकी टरबाइन होता है, बांकी होता है, अलग जोनवल टरबाइन होता है, जोनवल होता है, गॉड टरबाइन होता है, GUARD गॉड टरबाइन होता है, और टर्जो इम्पल्स व्हील होता है, टर्जो इम्पल्स व्हील टरबाइन होता है। तो आपको याद रखना है, पेल्टन व्हील तो याद ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा याद रख सकते हैं, बहुत बार पूछ जाएगा गॉड टरबाइन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन, बाकी इम्पल्स, जोनवल टरबाइन, टर्जो भी इम्पल्स व्हील जो होगा इम्पल्स टरबाइन। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की बात कर लेते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन के मतलब कि यहाँ पे जो एनर्जी जो होगा वो प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों होगा तो रिएक्शन टरबाइन हो जाएगा। रिएक्शन टरबाइन की बात करें, रिएक्शन टरबाइन की बात करें, ये आपको कौन सा हो जाता है, यहाँ पे एनर्जी जो होगा प्रेशर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रांसिस टरबाइन, और ये आपको दिखाई दे रहा है कैप्लन टरबाइन, ठीक है। अब कैप्लन फ्रांसिस में देखिए डिफरेंस क्या क्या है। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से आ रहा है स्ट्राइक, कहाँ कर रहा है, एक्जेलिक कर रहा है, इसका एक्सिस है, एक्सिस के अलॉन्ग ये अगर ये कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, एक्सिस फ्लो टरबाइन हो गया, एक्सिस फ्लो टरबाइन हो गया। इसमें क्या है कि ये जो आपको आपको इम्पेलर है, या इसको बोल सकते हैं कि टरबाइन का ब्लेड है, अब ये इस पर टकराई कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ये आपको एलॉन्ग इस टाइप से मूव कर रहा है, ये आपको ये जो होगा रेडियली, मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन में, तो आपका इसका रिएक्शन टरबाइन का जो होता है फ्रांसिस टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन होता है, प्रोपेलर टरबाइन हो गया, प्रोपेलर टरबाइन रिएक्शन टरबाइन ही होता है। और आपको क्या हो जाएगा, कैप्लन हो गया, कैप्लन टरबाइन हो गया, कैप्लन टरबाइन, इतना इतना समझ में आ रहा होगा। और अलग अलग भी होते हैं, थॉमसन भी होता है, थॉमसन टरबाइन होता है, एक फोर न्यूरॉन टरबाइन होता है, फोर न्यूरॉन, फोर न्यूरॉन टरबाइन होता है। आपको ये दोनों चीज याद रखना है, फ्रांसिस, प्रोपेलर और कपलन। देखिए फ्रांसिस में आपको क्या देगा, फ्रांसिस होगा रेडियल फ्लो होगा, प्रोपेलर और कपलन जो होगा एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होगा, ठीक है। अब आगे बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्लो विद टरबाइन, अब किस टाइप का फ्लो हो रहा है, रिएक्शन, मैं अभी क्या बताया, एनर्जी, कैसा एनर्जी अवेलेबल था इनलेट पे, उसके अकॉर्डिंग दो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है बाबू, वो होता है बेस्ड ऑन फ्लो विथ टरबाइन। फ्लो विथ टरबाइन मतलब क्या हुआ, क्या क्या फ्लो हो सकता है, फ्लो का मतलब क्या हुआ कि अगर ये व्हील है तो या तो इसका टेंजेंट, इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग फ्लो करे, या तो इसको रेडियस की तरह फ्लो करे, या तो इसका एक्सिस, एक्सिस के फ्लो करे। तो तीन तरह का हो जाएगा, एक हो जाएगा टेंजेंशियल फ्लो हो सकता है, दूसरा क्या हो जाएगा रेडियस थ्रू रेडियल फ्लो हो सकता है, और तीसरा जो रहेगा क्या, एक्सिस के, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सिस फ्लो टरबाइन। तो बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ टरबाइन कितना हो जाएगा, तीन तरह का। तो टेंजेंशियल फ्लो में आपने बता दिया कि पेल्टन व्हील जो होता है टेंजेंशियल फ्लो हो गया। अगर रेडियल फ्लो टरबाइन की बात करें तो फ्रांसिस टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फ्रांसिस टरबाइन जो होता है इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन होता है। एक्सियल फ्लो में आपको बता दिया प्रोपेलर और कैप्लन टरबाइन हो गया। चलिए अगला जो क्लासिफिकेशन होता है, या हेड पे हो सकता है, स्पीड पे हो सकता है। तो देखिए अगर आपको हेड पे अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको तीन टाइप से करते हैं, हाई हेड, मीडियम हेड एंड लो हेड। तो मैं हाई हेड मतलब क्या, 250 मीटर से अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन 250 मीटर, कहीं कहीं 200 मीटर भी दिया रहेगा तो समझिएगा कि हाई हेड में ही जाएगा। अगर आपको मीडियम हेड की बात करें तो आपको 60 से 250, कभी कभी आपको 30 तक भी रहता है, 30 से भी 200 के बीच में रहता है। तो 60 से 250 के बीच में अगर रहेगा, अगर 60 से 250 के बीच में हेड रहेगा तो आपको मीडियम हेड हो जाएगा। लो हेड में जो होता है बाबू, आपको बिलो लेस देन 60, या कहीं कहीं आपको लेस देन 30 भी मीटर दिया रहेगा तो भी आप कंसिडर कीजिएगा, तो लो हेड में। अब इसका अलग अलग, हाई हेड में कौन सा आ जाएगा, पेल्टन व्हील। मैंने बताया क्या कि हमको ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा ये होना चाहिए, तो पेल्टन व्हील हो गया हाई हेड टरबाइन। दूसरा जो होता है मीडियम में आपको फ्रांसिस आता है, क्या हो जाएगा, फ्रांसिस टरबाइन आता है। कैप्लन एंड प्रोपेलर जो होता है लो हेड होता है, कैप्लन एंड प्रोपेलर जो होता है
लो हेड टरबाइन होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। अगला जो होता है स्पेसिफिक स्पीड पे होता है, तो स्पेसिफिक स्पीड भी बता देंगे। चलिए आगे बताएंगे स्पेसिफिक स्पीड। तो स्पेसिफिक स्पीड में अगर आप देखिए, अगर आपको ज्यादा हेड है तो उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। पेल्टन व्हील का स्पीड कम होता है, 10 से 35 होता है। पेल्टन व्हील का स्पीड जो होगा स्पेसिफिक 10 to 35 होता है। अगर बात करें फ्रांसिस का बाबू, तो फ्रांसिस का जो होता है वो 60 से 300 होता है। और अगर हम बात करें कैप्लन और प्रोपेलर का, कैप्लन प्रोपेलर का तो 300 से 1000 का स्पीड होता है। तो ये हो जाएगा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्पीड। मैंने बता दिया क्लासिफिकेशन किसके किसके बेस्ड। पहला तो हो गया एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, दूसरा मैं बताया कि टाइप ऑफ फ्लो विथ टरबाइन, तीसरा बताया बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एड, चौथा बताया बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। तो इस टाइप से टरबाइन का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। इतना अगर समझ में आया होगा तो लाइक करते जाइए। अगला बोल रहा है क्या बाबू, डिस्चार्ज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए डिस्चार्ज क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ए होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, किसके हो जाएगा, द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, जिसका हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, देखिए रिएक्शन टरबाइन है। देखिए ये जो आपको फिगर में दिया हुआ है ये रिएक्शन टरबाइन है। पूछ रहा है कि 0 से 25 मीटर हेड, मैंने बोला सबसे कम हेड किसमें होगा, कैप्लन टरबाइन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्लन टरबाइन। बोला कि 0 से 60 बताया, 0 से 30 भी चलेगा। फ्रांसिस मैंने बताया क्या मीडियम में आता है, ये 30 से लेकर के 200 के बीच में आ जाएगा। अब बताए ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन टरबाइन, देखिए क्या होता है, ये होता है एक्चुअल वर्क अवेलेबल टू द टरबाइन टू द एनर्जी इम्प्लाइटेड, ये होगा कि ये होगा पावर प्रोड्यूस बाय द टरबाइन टू द एनर्जी। देखिए अब जब भी हम बात करते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी का, तो ओवरऑल इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि टरबाइन जो हुआ एक्चुअल में कितना वर्क किया, यही होता है ना। टरबाइन जो हुआ एक्चुअल में कितना वर्क किया है और कितना हम लोग एनर्जी सप्लाई किए हैं, मतलब हम लोग यहाँ से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और ये टरबाइन के द्वारा कितना वर्क हुआ है, तो इसके डिवाइडेड ये यही होगा ना ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्चुअल वर्क अवेलेबल एट द टरबाइन टू द एनर्जी इम्पार्टेड टू द व्हील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट। देखिए ये इम्पल्स टरबाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये स्टैटिक है क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जो होता है इम्पल्स टरबाइन में कितना दिया जाता है, 6 दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका प्रेशराइज कितना होना चाहिए, मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा होना चाहिए। मैनोमेट्रिक हेड का एटलीस्ट तो बराबर होना चाहिए, आपको इतना तो पता होगा कि अगर आपको हेड जो डेवलप होगा ग्रेटर देन इक्वल टू HM के बराबर होना चाहिए, मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर से ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आपने क्या, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो उससे क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेते हो क्या, नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा। मैं उसको बताना चाहता हूँ ये उसके लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो उसके लिए कि जो ऑलरेडी तैयारी कर चुका है उसको रिवीजन चाहिए, उसके लिए वीडियो है बाबू। कोई भी टीचर आपको ये गारंटी नहीं देगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आए, कोई नहीं गारंटी देता है। प्रोबेबिलिटी होता है, हर चीज में प्रोबेबिलिटी होता है, जान लीजिए। हाँ इतना प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि हाँ 80% हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकता है, इतना प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं। तो जो बच्चे, उस बच्चे के लिए है जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना है तो इससे कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अपने तरीका से पढ़ें, लास्ट में ही इसका रिवीजन करें। और जिसको ऐसा लगता है कि हम सब तैयारी हुआ ही नहीं, यही वीडियो का देख ले चले जाए, तो ये भी देख के जा सकते हैं, इससे भी आपको ऑफर मिल सकता है। 100% नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इससे भी आपको मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप कर रहे हैं कि 160 से 500। अब देखिए बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो गया, मैं आंसर सिर्फ बताते चला जा रहा हूँ। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर ये 160 से 500 RPM होता है तो इसको होता है हाई स्पीड विथ एक्सियल फ्लो। ये एक्सियल मैंने बोला क्या, एक्सियल फ्लो में सबसे ज्यादा स्पीड होता है तो हो जाएगा हाई स्पीड। हाइड्रोलिक कपलिंग क्या होता है, हाइड्रोलिक कपलिंग का मतलब क्या होगा कि दो के बीच का पावर ट्रांसमिशन करेगा, तो क्या हो जाएगा कि जनरेटिंग मशीन गलत है, डेवलपिंग मशीन गलत है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा ट्रांसफर करता है, तो क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। चलिए इसका अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला कह रहा है कि पंप और इम्पेलर का जो एंगल जो होगा कितना होगा, तो जनरल एंगल जो होता है वो 20 से 25 डिग्री होता है। कितना होता है इसका आंसर, 20 से 25 डिग्री हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन। हाँ देखिए बहुत बार पूछा जाता है, यूनिट हेड डेवलप करने के लिए, यूनिट पावर डेवलप करने के लिए यूनिट हेड जो स्पीड का जरूरत होता है वो आपको होता है ANS। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन क्या होता है बाबू, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ जो टरबाइन होता है वो होता है N√P डिवाइडेड H डिवाइडेड 5/4।
ये याद रखिएगा। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन जो होता है, यही पूछा है कि 1 किलोवाट यूनिट पावर डेवलप करने के लिए 1 यूनिट हेड स्पीड पे कितना ये स्पीड जो होगा वही होता है आपको स्पेसिफिक स्पीड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक स्पीड। टरबाइन का होता है एन रूट पी। अगर हम पंप के बोले, पंप के लिए एन पी स्पेसिफिक पंप के लिए बोले तो एन रूट क्यू डिवाइडेड एच के पावर 3/4 होता है। एच के पावर 3/4 होता है। यहाँ पे पी की जगह पे डिस्चार्ज क्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि पंप हम लोग क्या करते हैं, पंप को हम लोग यूज करते हैं पानी को ट्रांसमिट करने, पानी को डिस्चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्चार्ज आएंगे। टरबाइन का क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग पावर डेवलप करते हैं, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक एन रूट क्यू बाई एच के पावर 3/4 और स्पेसिफिक स्पीड जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा एन रूट पी बाई एच के पावर 5/4। ये टरबाइन के लिए हो गया, ये टरबाइन के लिए हो गया, और ये आपको पंप के लिए हो जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल, ये पंप के लिए हो गया। चलिए, इतना समझ में आया होगा। अब इसमें बहुत सा यूनिट हेड पूछा जाता है। आपको यूनिट हेड पूछ दिया जाएगा, यूनिट स्पीड पूछ दिया जाएगा, तो कुछ नहीं करना है। यूनिट हेड जो होता है बाबू, यूनिट स्पीड जो होता है, यूनिट स्पीड होता है डिवाइड होता है एन बाई रूट एच। अगर आपको यूनिट डिस्चार्ज जो होता है डिफाइन होता है, यूनिट डिस्चार्ज डिफाइन होता है क्यू बाई रूट एच। अगर आपको कहा दिया पावर, यूनिट पावर डिफाइन क्या होता है, यूनिट पावर जो होता है पी डिवाइडेड एच के पावर 3/2। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। यूनिट पावर एच के पावर 3/2 हो जाएगा पी डिवाइडेड। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है इंपेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर क्या हो सकता है, बोलेट केसिंग होता है, तीनों में से कोई हो सकता है, एनी वन ऑफ दिस हो जाएगा। फ्रांसिस टरबाइन ने बताया क्या, फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड होता है, कितना कितना के बीच हो जाएगा बाबू, तो इसका आंसर जाएगा 25 से लेकर के 250 मीटर के बीच। इसका आंसर 25 मीटर से लेकर के 250 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है ओवरऑल सेंट्रीफ्यूगल पंप में। देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में टरबाइन में दोनों में थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। इसमें जो हो जाएगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कि एनर्जी अवेलेबल है द इंपेलर टू द एनर्जी सप्लाइड पंप, ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि आपको जितना हम अवेलेबल कर रहे हैं उसके ऊपर कितना ज्यादा वो प्राइम मूवर के द्वारा एनर्जी सप्लाइड कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब ए डिवाइस विच सम पोर्शन, देखिए मैंने बताया था, इस पे भी वीडियो बना चुका हूँ बॉयलर वाला, उसमें जाकर देखेंगे, उसमें बताया था कि एयर प्री हीटर होता है, वो क्या होता है कि फ्लू गैस को, एयर को ले लेता है और एयर को हीट कर दिया जाता है, उसको हम लोग कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। वही पूछ रहा है, फ्लू गैस के हीट को ले रहा है और फ्यूल को फर्नेस के कंबशन चैम्बर में उसको भेज रहा है, पर्पस के लिए कौन सा होता है, एयर प्री हीटर। इसका आंसर हो जाएगा एयर प्री हीटर। इसका आंसर हो जाएगा एयर प्री हीटर। आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सियल फ्लो डिस्चार्ज में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फ्लो थ्री नोजल क्या होता है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि नोजल के थ्रू जो फ्लो जो होता है, नोजल के थ्रू जो फ्लो होता है वो क्या होता है, वो एसेंट्रोपिक फ्लो होता है। इसका आंसर हो जाएगा एसेंट्रोपिक फ्लो। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ फायर टिप्स को चरण बॉयलर में बता चुका हूँ, जाके वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन बॉयलर में कितना होता है, नंबर ऑफ फायर ट्यूब 165 होता है। आप देखिए फ्रिक्शन लॉस जो नोजल में कहाँ कहाँ होता है, मैंने बताया होगा कि ये इस टाइप से होता है नोजल, ये होता है थ्रोट, ये होता है एग्जिस्ट। तो जो हम लोग जो कंसीडर करते हैं फ्रिक्शन लॉस कहाँ कहाँ, तो ये जो थ्रोट और एग्जिट के बीच में करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रोट एंड एग्जिट के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन क्रिटिकल प्रेशर ऑफ, देखिए वेट स्टीम का जो क्रिटिकल प्रेशर याद रखना है कितना, 0.52 होता है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ दिया है। अगला जो होता है एसेंट्रोपिक एथैल्पी, देखिए बहुत पूछा जाता है कि हमको डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है बाबू वो क्या होता है, मैंने बताया है डेल्टा एच एम डिवाइडेड डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एम। ये क्या हुआ, एंथैल्पी इन द मूविंग ब्लेड डिवाइडेड एंथैल्पी इन द फिक्स ब्लेड, एंथैल्पी इन द मूविंग ब्लेड। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि स्टॉपिक एंथैल्पिक ड्रॉप जो हो रहा है मूविंग ब्लेड में, डेल्टा एच एम जो हो रहा है किसके बराबर है, 2/3 ऑफ डेल्टा एच एफ का बराबर है, 2/3 ऑफ डेल्टा एच एफ के बराबर है। तो हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एम क्या हो जाएगा 2/3 एच एफ डिवाइडेड डेल्टा एच एफ कर दे, डेल्टा एच एफ प्लस डेल्टा एच एम क्या हो जाएगा 2/3 डेल्टा एच एफ। ठीक है, अब यहाँ पर करोगे तो इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2/3 डेल्टा एच एफ डिवाइडेड, डेल्टा एच एफ कॉमन ले लेंगे, 1 + 2/3, डेल्टा एच एफ से डेल्टा एच एफ कट गया, ये हो जाएगा 2/3, 3 2 5, 5/3, 3 से 3 कट गया, 2/5 कितना 0.4। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्टार मार्क लगा लीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा
0.4। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन में ये आपको डी लेवल टरबाइन होता है। देखिए दो टाइप का होता है। प्रेशर, मैंने बताया कि रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा कि आपको प्रेशर के साथ साथ आपको वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। इंपल्स में क्या होगा, सिर्फ प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी बाद में प्रेशर जो होगा नोजल में डिक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे डी लेवल टरबाइन जो होता है वो सिंगल रोटर इंपल्स टरबाइन होता है। इंपल्स टरबाइन का बेस्ट एग्जांपल है डी लेवल टरबाइन। देखिए इंपल्स टरबाइन में क्या होता है कि मेरा नोजल है, नोजल क्या है, फिक्स होता है। इसमें क्या है कि नोजल जो है मूव कर रहा है, ये मेरा रोटर है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो टोटल जो प्रेशर जो ड्रॉप होता है वो नोजल में सिर्फ होता है। ये ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ ऐसे वेलोसिटी ड्रॉप होता है। यहाँ से देखिए ये मेरा नोजल का सीरीज है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डायरेक्ट गिर गया, प्रेशर गिरा, लेकिन इसी समय क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ गया। अब जैसे जैसे इसमें क्या हो गया, वेलोसिटी आपको अलग अलग सीरीज में घट रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये हो जाएगा कौन सा, इंपल्स टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या हो रहा है कि आपको प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बाबू, प्रेशर यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर इसमें प्रेशर डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी बढ़ा, फिर डिक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन। आपको रीहीट फैक्टर क्या होता है, तो रीहीट फैक्टर जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। रीहीट फैक्टर का जनरली जो होता है 1.02 से लेकर के 1.08 होता है। रीहीट फैक्टर जो होता है 1.02 से लेकर के 1.08 के बीच में होता है। कभी कहीं आपको 1.15 से 1.6 के बीच में भी दिया रहेगा, तो भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डी लेवल टरबाइन क्या हो गया, सिंगल मोटर इंपल्स टरबाइन हो गया। अगर हम बात करें रीहीट फैक्टर क्या हुआ, तो क्यूमुलेटिव हीट ड्राइव टू द आइसेंट्रोपिक हीट ड्राइव। चलिए आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द बैक प्रेशर ऑफ नोजल, देखिए अगर बैक प्रेशर, याद रखिएगा बैक प्रेशर डिजाइंड वैल्यू से कम होगा तो इसको हम लोग अंडर डैपिंग बोलेंगे, अगर ज्यादा होगा तो ओवर डैपिंग बोलेंगे। अब कह रहा है कि इंपल्स रिएक्शन टरबाइन हैज इट्स ऑन ड्राइविंग फोर्स। आपने बताया इंपल्स रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स भी होगा, साथ साथ रिएक्टिव भी फोर्स होगा। पहले क्या, इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या, जो आपको नोजल के थ्रू स्ट्राइक किया, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको जाकर के ब्लेड जो होगा, ब्लेड में भी जाके इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी थोड़ा मोड़ा घटता है। इसका आंसर हो जाएगा पार्टली एंड इंपल्सिव, पार्टली एंड ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ वर्क डन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि रेशियो ऑफ वर्क डन ब्लेड्स टू द एनर्जी सप्लाई। देखिए ब्लेड में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इसको ब्लेड इफिशिएंसी भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग डायग्राम इफिशिएंसी भी बोला जा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लेडिंग इफिशिएंसी या डायग्राम इफिशिएंसी। यहाँ डायग्राम इफिशिएंसी अगर नाम दिया होता तो डायग्राम इफिशिएंसी हो जाता। स्टीम नोजल तक, नोजल का क्या काम होता है, नोजल काम होता है कि प्रेशर को घटाना और स्पीड को बढ़ाना। तो इसका एग्जिट पे क्या होगा, तो प्रेशर बहुत कम होगा और स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी। पार्सन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, इसमें आइडेंटिकल फिक्स्ड मूविंग ब्लेड होता है। दोनों का दोनों जिस शेप का फिक्स्ड ब्लेड होगा उसी शेप का आपको मूविंग ब्लेड भी होता है, इसलिए आपको पार्सन रिएक्शन टरबाइन होता है, ठीक है। इसको पार्सन रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन टरबाइन एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है। एक्सियल थ्रस्ट किसके चलते हो सकता है, या तो प्रेशर ड्रॉप के भी साथ भी के चलते भी हो सकता है और एक्सियल वेलोसिटी के चल सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब पार्सन रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि आपको फिक्स्ड ब्लेड जो होंगे, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड, दो को होता है रिएक्शन टरबाइन में। मूविंग ब्लेड जो होते हैं बाबू, फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड, ये दोनों के दोनों अगर आइडेंटिकल है तो ये आपको 50% रिएक्शन टरबाइन हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा तो रिएक्शन टरबाइन का बदल जाएगा, उतना हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। आप बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रीहीट फैक्टर कितना होता है, तो 1.0 to 1.06 मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सैचुरेटेड टेम्परेचर में सैचुरेशन टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं प्रेशर पे, तो क्या हो जाएगा, इसको डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग बोलते हैं। मैक्सिमम इफिशिएंसी जो होता है रिएक्शन टरबाइन का कितना होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड 1 + cos स्क्वायर अल्फा, ये याद रखना है, 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये रिएक्शन टरबाइन हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ यूजफुल हीट ड्रॉप। देखिए ये बहुत ही, ये इसको हम लोग बोलते हैं नोजल इफिशिएंसी। आपको नोजल इफिशिएंसी में पढ़ा होगा, सॉरी, नोजल इफिशिएंसी क्या होता है कि यूजफुल हीट ड्रॉप डिवाइडेड आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, ये क्या होता है, नोजल इफिशिएंसी होता है। रिएक्शन टरबाइन में, अच्छा देखिए रिएक्शन टरबाइन में अगर फिक्स्ड ब्लेड से पास करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर एंड वेलोसिटी दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे, प्रेशर एंड वेलोसिटी दोनों के दोनों डिक्रीज होंगे। ये आंसर हो जाएगा प्रेशर एंड, बहुत जगह आपको फिर
प्रेशर इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो गलत हो जाएगा। देखिए क्या होता है रिएक्शन टरबाइन में, क्या होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए रिएक्शन टरबाइन में आपको दो ब्लेड होता है, एक होता है फिक्स्ड ब्लेड, इस टाइप से एक फिक्स्ड ब्लेड होता है, और एक जो होता है आपको मूविंग ब्लेड होता है, एक होता है मूविंग ब्लेड होता है। तो देखिए यहाँ पे नोजल के चलते क्या होता है कि जो स्ट्राइक करेगा वो प्रेशर जो होगा डिक्रीज करेगा। जब प्रेशर डिक्रीज करेगा यहाँ पे आपको वेलोसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज करके फिर क्या हो जाएगा, इस पे टकराने के बाद डिक्रीज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीज है। चलिए बहुत जगह आपको प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, गलत हो जाएगा। प्रेशर एंड वेलोसिटी जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नहीं नहीं, फिक्स्ड ब्लेड में आपको प्रेशर प्रेशर वेलोसिटी जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नहीं, अगर आपको मूविंग ब्लेड होगा तो दोनों का दोनों डिक्रीज होगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, इस एग्जाम में बहुत बहुत बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता है लोगों का। क्या कंफ्यूजन रहता है ये देख लीजिए। बहुत यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं सही से। देखिए रिएक्शन टरबाइन में, यहाँ से आगे से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन टरबाइन है। देखिए ये मेरा फिक्स्ड ब्लेड है, ये फिक्स्ड ब्लेड है, और ये जो है आपको रोटेटिंग ब्लेड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये नोजल से यहाँ से स्ट्राइक किया तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ये फिक्स्ड ब्लेड में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे ही फिर मूविंग ब्लेड में जाएगा, मूविंग ब्लेड में दोनों के दोनों डिक्रीज करेगा, दोनों के दोनों प्रेशर भी डिक्रीज करेगा और वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर फिक्स्ड ब्लेड दिया है बाबू तो प्रेशर तो डिक्रीज करेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये नोजल की तरह काम करेगा। लेकिन आपको मूविंग ब्लेड होगा तो दोनों के दोनों डिक्रीज होगा। मैं भी यहाँ पे देखो, मैं भी यहाँ पे गलत बता देने लगा था, कंफ्यूज हो गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे फिक्स्ड ब्लेड पूछ रहा है, यहाँ पे अगर आपको फिक्स्ड ब्लेड पूछ रहा है तो आपको प्रेशर जो होगा डिक्रीज करेगा लेकिन वेलोसिटी जो होगा इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे अगर मूविंग ब्लेड पूछता मूविंग ब्लेड पूछता तो दोनों के दोनों डिक्रीज करते, प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर, इसका कौन सा हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीजेज एंड वेलोसिटी इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रेटिव टरबाइन। देखिए दो तरह का कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग इसलिए करते हैं कि रोटर का स्पीड बहुत हाई होता है तो उसको एक लिमिटेड लिमिटेड वेलोसिटी लाने के लिए हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं। प्रेस मतलब स्टेज बाय स्टेज हम लोग प्रेशर को डिक्रीज करवाते हैं, स्टेज बाय स्टेज अगर वेलोसिटी को डिक्रीज करवाते हैं तो ये सब कंपाउंडिंग कहलाता है। अगर स्टेज बाय स्टेज अगर वो प्रेशर डिक्रीज करें तो प्रेशर कंपाउंडिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर कंपाउंडिंग। ये आपको प्रेशर कंपाउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्रेशर कंपाउंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रेटिव टरबाइन क्या होता है, प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन होता है, प्रेशर कंपाउंडिंग। कर्टिस टरबाइन क्या होता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन होता है। तो इसका आंसर ये दो एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें। बहुत मेहनत के साथ बनाया हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।